देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, भारत के गांव। भाई भारत में जो गांव हैं वो गांव कैसे हैं, ठीक है। अगर आप सब लोग गांव में रहेंगे तो आप सबको पता होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गांव की एक सामाजिक इकाई कैसे होती है, गांव की आर्थिक इकाई के रूप में कैसे हैं, और गांव राजनीतिक इकाई के रूप में कैसे हैं, ठीक है। भाई गांव में समाज कैसा है, तो गांव में अगर मैं समाज की बात करूं तो हमारे जो गांव हैं वहां पर समाज भाई अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे गांव में समाज ना, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उसी प्रकार से अगर आप लोग गांव में देखेंगे सामाजिक रूप से, तो भाई जैसे जो जिस जाति का है वो उसी प्रकार के काम भी करता होगा, आप लोगों ने देखा होगा ना। और उसी प्रकार से जो जातियां गांव में होती हैं उनके लिए अलग अलग मोहल्ले होते हैं ना, अलग अलग टोले होते हैं, देखा होगा ना। उनके घर लगभग एक जगह से, जैसे कुम्हार जाति के हैं, या कह सकते हो कि जैसे मान लो बढ़ई जाति है या लुहार जाति है, किसी गांव में अगर ये जातियां रहती हैं तो इन जातियों के जो घर हैं लगभग आसपास ही बने रहते हैं, इनका एक पूरा मोहल्ला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उनके नाम भी होते हैं। तो गांव लगभग कुछ इसी प्रकार से, तो गांव का जो समाज है लगभग ऐसे ही होता है। गांव में ब्राह्मण होगा, ब्राह्मणों के घर कह सकते भाई एक जगह पर बने होंगे, गांव में क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, अलग अलग कह सकते किसान की जातियां होंगी, या कह सकते हो कि काश्तकार जातियां होंगी, जैसे मान लो लकड़ी का काम करने वाले हैं, बढ़ई हैं, लुहार हैं, सुनार हैं, दर्जी हैं, नाई हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे गांव की सामाजिक इकाई होती है। अगर मैं गांव की आर्थिक इकाई के रूप में बात करूं तो भाई गांव में अर्थव्यवस्था किसके आधार पर है, भाई गांव में जो अर्थव्यवस्था है वो खास तौर से कृषि और व्यापार पर है। और गांव में ज्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, गांव की अर्थव्यवस्था पूरी इकोनॉमिकल है, यानी कृषि पर ही आधारित है। गांव के लोग जो हैं वो लगभग आप लोग कह सकते हो खेती ही करते हैं, उनका मुख्य आर्थिक कहां से खेती है, या थोड़ा बहुत वो लोग कह सकते हैं भाई व्यापार कर सकते हैं। गांव राजनीतिक इकाई के रूप में क्या, भाई गांव में अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो वहां पर क्या होती है, पंचायतें होती हैं, ठीक है। गांव में ग्राम पंचायत होती हैं जो गांव के विकास के लिए काम करती है, या आप लोग कह सकते हैं कि जो गांव है उसकी अगर हम लोग गांव की बात करें तो भाई जो पंचायतें होती गांव के विकास के काम करती हैं। गांव में भाई सड़क बनवानी है, नाली बनवानी है, खड़ंजा बनवाना है, गांव में पुल पुलिया बनवानी है, गांव के विकास कामों में जो है वो पंचायत काम करती हैं। और पंचायत जो है बाकायदा अगर आप लोग देखेंगे चुनाव के जरिए, एक प्रकार से उसको हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार भी कहते हैं। तो गांव में राजनीतिक रूप से पंचायत है जो गांव के विकास कामों को देखती है, जिसमें एक पंच होता है और कई सारे सरपंच होते हैं जो गांव के लोगों ने ही उनको वोट डाल करके क्या कर रखा है भाई, चुन रखा है ना, या सेलेक्ट कर रखा है। तो इसी प्रकार से तो भाई उनका अगर आप लोग देखेंगे चुनी जाती ना, तो हमारे देखो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसा है, गांव आर्थिक इकाई के रूप में कैसा है, और गांव राजनीतिक इकाई के रूप में कैसा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं लगभग इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा। और मैं कह सकता हूं भाई कि इस चैप्टर में से चौथे में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये आप कंफर्म ही समझिए। भाई गांव में सामाजिक इकाई कैसे है, भाई अगर हम गांव के समाज की बात करें तो गांव भाई जातियों में, नातेदारी में, धर्म के आधार पर अगर आप देखेंगे तो गांव हमारे यहाँ पर बटे हुए हैं। गांव में अगर आप देखोगे भाई एक गांव में जो शादी विवाह होता है, एक गांव में आप शादी नहीं कर सकते बल्कि दूसरे गांव में जाकर के लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं। अगर मैं भारतीय गांव की बात करूं तो भारत में जो गांव हैं वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। गांव में जैसे मैंने जिक्र किया कि ब्राह्मण है जो पूजा पाठ करवाने का काम करेगा, गांव में क्षत्रिय हैं जो सेना में जाते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं, गांव में जो वैश्य जाति है, वैश्य यानी बनिया जो हैं वो कह सकते हैं व्यापार का काम करते हैं, और जो कह सकते हैं भाई शूद्र जातियां हैं, जो निम्न जातियां कह सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई खेती किसानी का काम करते हैं, या कह सकते लकड़ी का काम, लोहे का काम, बाल काटने का काम, कपड़े धोने का काम। इस प्रकार से वो क्या है, श्रमिक जातियां हैं या काश्तकार जातियां हम इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव का समाज लगभग
इसी प्रकार से है। अगर आप गांव में जातियों की बात करेंगे तो हर जाति के घर लगभग एक जैसे बने होते हैं। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि भाई गांव में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि हर कास्ट जो है या हर जो जाति है उसका जो घर होगा लगभग एक आसपास ही बनेंगे। जैसे ब्राह्मणों के घर एक जगह बने हैं, कह सकते कुम्हारों के घर एक जगह हैं, या कह सकते कि दलितों के घर बस्ती एक जगह होगी। इस प्रकार से अलग अलग बस्तियां गांव में बिल्कुल बटी रहती हैं, ऐसा नहीं कि और पूरा गांव एक प्रकार से संगठित है। लेकिन भाई हर जाति का गली और हर जाति का मोहल्ला बिल्कुल फिक्स होगा, वो उस गली या उस मोहल्ले में उसी जाति के लोग लगभग निवास करते हैं। गांव में तो सभी जातियां हैं, लेकिन हर जाति का अगर आप देखोगे तो अलग अलग गली होती है भाई, उनका अलग अलग मोहल्ला भी हम लोगों को खासतौर से गांव में देखने को मिलता है। गांव में जाति व्यवस्था होती है भाई, जाति व्यवस्था और नातेदारी होती है। गांव में भैया हर कोई ना किसी का नातेदार है, ना कोई न कोई के रिश्तेदार। अगर आप गांव में देखोगे ना तो हर कोई आपको चाचा है, ताऊ हैं, चाची हैं, काकी हैं। इस प्रकार से गांव में अगर आप देखेंगे तो नातेदारियां भी खूब बनी होगी गांव में। गांव में अगर आप देखोगे तो सभी लोग जन्म, खान पान, पहनावा, प्रथा, रीति रिवाज के आधार पर गांव में उच्च और निम्न जाति में बटा हुआ भाई। सबकी अगर आप देखोगे सब जातियों में कई बार प्रथाएं भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, गांव में होता है। और गांव में अगर आप देखोगे एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति की व्यक्ति के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई भोजन नहीं करता है, ये देखा होगा ना। गांव में अगर आप देखेंगे जैसे ब्राह्मण जो हैं वो पुजारी या विद्वान होंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो प्रकार से योद्धा सेना में काम करते हैं, वैश्य जो है व्यापार का काम करते हैं, ठीक है, ये कुछ हैं। और कुछ लोग जो अशूद्र हैं, शूद्र हैं, जो अछूत हैं, ये भी गांव में रहते हैं। ये भी कुछ जातियां कह सकते हैं गांव में हमारे यहाँ पर होती हैं, और इनके अलग अलग गली मोहल्ले भी बने होते हैं। गांव में अगर आप देखेंगे तो भाई जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, वो अपर कास्ट जातियां, ऊंची जातियां, बल्कि अन्य जातियां भी होती हैं। अगर आप देखोगे अन्य जातियां भी गांव में जो खेती किसानी या कह सकते हैं अन्य किसी प्रकार के काम को करती हैं। गांव अगर आप देखेंगे लघु परंपरा और बृहद परंपरा होती। गांव में अगर आप देखेंगे धार्मिक आधार पर विश्वास है, गांव में बहुत सारी परंपराएं मनाई जाती भाई, बहुत सारी रीति रिवाज भी अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे गांव में स्थानीय लेवल पर होता है ना। स्थानीय लेवल पर गांव गांव में अलग अलग परंपराएं हैं भाई, अलग अलग रीति रिवाज है। शादी करने की परंपरा अलग है, पूजा पाठ करने की परंपरा अलग है। गांव के भैया अलग अलग देवी देवता भी होते हैं। हर गांव में देखोगे तो कोई न कोई उनका देवता होगा, गांव के देवता होंगे या उनके आसपास के अलग देवी देवता भी होते हैं, जिनकी पूजा भी कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से थे। गांव में भैया हमेशा क्या होता है, अंतर जातीय विवाह होता है। जाति के तो गांव में यही चीज है भाई, जाति के अंदर ही विवाह करना है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, खासतौर से गांव का समाज ऐसा है। दूसरा, अपने गांव में शादी कोई नहीं करता, ये भी होता है भाई। गांव के बाहर ही शादी आपको करनी है। दूसरा, जाति के अंदर ही शादी होती है कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ शादी करेगा, वैश्य वैश्य के यहाँ शादी करेगा, शूद्र शूद्र के यहाँ पर शादी करेगा, बनिया बनिया के यहाँ शादी करेगा, कुम्हार कुम्हार के यहाँ शादी करेगा। तो इस प्रकार से गांव की जो सामाजिक इकाई लगभग इसी प्रकार से बनी होती है। सामाजिक रूप से जो हमारे गांव होते हैं इसी प्रकार से संगठित होते हैं। अगला पॉइंट देखो, जैसे इसमें आपको एग्जाम में पूछ सकता है गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कैसे हैं। देखो भाई, अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव जो पूरा आर्थिक रूप से होता है, तो गांव में अगर देखेंगे तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। क्या? कृषि और व्यापार, खासतौर से दो ही चीजों पर गांव की पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। गांव आर्थिक रूप से कह सकते हो भाई क्या है, कृषि पर ही निर्भर करता है। लेकिन गांव में अगर आप देखेंगे तो यातायात के साधन कम हैं, इसलिए कह सकते हैं चीजों को लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती है। यानी व्यापार गांव में अगर आप देखेंगे उतना ज्यादा हम लोगों के यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। गांव में अगर आप देखेंगे गांव पूरी तरह से कृषि आधारित है। खेत जो है अगर आप देखेंगे ज्यादातर खेत किसके तो भैया जमींदार के होते हैं, या जो कह सकते भाई जो उच्च जाति के लोग हैं या जो बड़ी जातियां हैं, खेत लगभग उन्हीं के हम लोगों को देखने मिलते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो भाई खेतों में काम कौन करता है, तो खास तौर से जो निम्न जाति के लोग हैं वह खेतों में काम करते हैं। खास तौर से जैसे ब्राह्मण जो क्षत्रिय जातियां हैं ये कह सकते कि एक खेती नहीं करती हैं खास तौर से, लेकिन जैसे वैश्य जाति है, शूद्र जाति है, खेती यही करते हैं। गांव की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो
कृषि आधारित है। गांव पूरी तरह से भाई क्या होते, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी उनका पूरा भरण पोषण जो गांव का होता है वह खेती पर ही निर्भर करता है, यानी उनको बाहर से कुछ बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। गांव में जिन फसलों का उत्पादन होता है, जिन चीजों का उत्पादन होता है, वो शहरों में कह सकते बिकने के लिए जाती है, उनको बेचा जाता है। इसलिए गांव की जो अर्थव्यवस्था है यो कह सकते कि कृषि और व्यापार पर आधारित है। गांव में जो बनी चीजें हैं, जो बने प्रोडक्ट्स हैं, गांव में गेहूं है, आटा है, चावल है, दूध है, दही है, वो क्या होता भाई शहरों में जाकर के क्या है बिकता है, नगरों में जाकर के उसको अगर हम लोग बात करेंगे उसको बेचा जाता है। गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि में ही अगर आप देखेंगे तो वहां पर दूध भी हो जाता क्योंकि वो पशुओं को पालते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं गांव में जो खेती होती है, खेती में ही कह सकते हो ज्यादातर लोग लगे रहते हैं। परिवार में भाई अगर जितने लोग होंगे, चाहे 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो सब क्या करते खेती ही करते हैं और खेती से ही अपना क्या करते सारे हर एक प्रकार के जो काम है उसको क्या करते भाई अपना चलाते रहते हैं। यानी खेती कमोबेश गांव का जो है अर्थव्यवस्था उसमें हमें देखने में, गांव में कुछ उद्यम भी हम लोगों को देखने मिलते हैं। कोई कोई जैसे मान लो लकड़ी का काम कोई काम करता है, कोई मान लो भाई लोहे का काम करता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस प्रकार से कह सकते थोड़ी बहुत अगर काश्तकार जातियां हैं या थोड़ी श्रमिक जातियां हैं, क्या करती हैं कुछ इन चीजों को बेच ओच करके जैसे भाई अपना काम चलाते हैं। गांव में कह सकते गांव और बाहरी संसार के साथ आर्थिक संबंध, भाई गांव में जिन चीजों का उत्पादन होता है वह खास तौर से शहरों में बिकने के लिए जाती हैं। आप सबको पता होगा भाई गांव में भाई खाने पीने की चीजों का उत्पादन बड़े लेवल पर होता है, चाहे वो कह सकते अनाज का उत्पादन हो या कह सकते दूध दही इसका उत्पादन हो, वो शहरों में क्या है बिकने के लिए जाता है। और गांव को इसी प्रकार से क्या होता बड़ी संख्या में गांव की जो अर्थव्यवस्था, गांव में हस्तकला भी खूब देखने मिलती है। हाथ से बने जो चीजें हैं वह गांव में खूब बनाई जाती हैं। भाई गांव में अगर आप देखेंगे हाथ से बनी चीजें काफी बनाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे जैसे बीड़ी उड़ी खूब बनाई जाती हैं गांव में। अगर आप देखेंगे जैसे भाई जैसे ब्राह्मण है, पुजारी है, नाई है, कुहार है, बढ़ई है, धोबी है, सफाई वाले हैं, ये अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग क्या करते हैं काम भी करते हैं खास तौर से, और इस प्रकार से वो अपना क्या भाई भरण पोषण भी करते हैं। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और व्यापार को करती है। गांव में महिलाएं भी छोटे मोटे कामों को क्या है अगर आप देखेंगे वो करती रहती हैं। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें भाई गांव राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कैसे हमको दिखाई देते हैं। गांव की जो पूरी राजनीति है उसमें अगर आप देखेंगे तो गांव राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र इकाई है। गांव में पंचायतों का गठन किया गया है। आपको पता भाई हर गांव में पंचायत होती है, ठीक है, जिसको हम कई जगह पर ग्राम सभा भी कहते हैं ना, पंचायत होती, वहां पर एक सरपंच या प्रधान होता है, मुखिया भी कहीं कहीं उसको बोलते हैं। ठीक है, जो गांव के लोगों के द्वारा चुना गया, यानी वो क्या है चुना हुआ प्रतिनिधि है। ऐसा नहीं है अपनी मनमर्जी से बन गया है या किसी के बनाने से बन गया है, यानी वो क्या कह सकते हैं चुना हुआ या इलेक्टेड व्यक्ति है, निर्वाचित व्यक्ति है जो। और पंचायत जो होती गांव में कहते भाई राजनीतिक इकाई में क्या होती पंचायत होती है। ठीक है, और पंचायत क्या करती गांव के सभी विकास कामों को पंचायत ही करती है। भाई गांव में सड़क बननी है, गांव में नाली बननी है, गांव में खड़ंजा बनना है, सभी प्रकार के गांव में विकास कामों को पंचायत ही देखती है। गांव में अगर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या कुछ भी हो जाता है तो उसको भी सुलझाने का काम क्या करती है पंचायत ही करती है। और पंचायत अपने लेवल पर कई बार राजस्व यानी टैक्स की जो वसूल किया जाता है वो पंचायत उस चीज को भी क्या करती है वसूली करती है। जो पंचायत है कह सकते हैं सड़क बनवाने का काम, तालाब बनवाने का काम, सिंचाई के लिए, नहर के लिए, मंदिर, इस प्रकार के निर्माण कार्य कौन करवाती है पंचायत करवाती है। पंचायत कह सकते हैं जाति या धर्म के आधार पर अगर गांव में कोई वाद विवाद होता है तो उसको भी निपटाने का काम कौन करता भाई पंचायत करती है। पंचायत गांव के सभी विकास कामों में कह सकते हैं कि भाग लेती है। और पंचायत जो होती है वह एक प्रकार से चुनाव के जरिए चुनी जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के संविधान में 73वां जो संविधान संशोधन था वह पंचायतों को लिया गया। और पंचायत का जो चुनाव है 5 वर्ष के लिए भाई पंचायत का चुनाव किया जाता है। और इसमें क्या होते यानी चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही कह सकते हैं प्रधान या जो अन्य जो कह सकते हैं पंच या सरपंच बनते हैं। और पंचायतों में कह सकते भाई महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी क्या है एक प्रकार से व्यवस्था की गई है। और पंचायत गांव के विकास कामों में कह सकते भाई गांव में भाई विकास काम में जैसे सब कोई भी विकास काम हो वो चाहे हेल्थ का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो,
गांव में गली बनवाना, सड़क बनवाना है, गांव में मेले वेले लगते हैं, तो इस प्रकार की सभी गतिविधियों को कौन देखती है? पंचायत ही देखती है। तो खास तौर से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, गांव एक राजनीतिक इकाई के रूप में कैसे हैं? एक क्वेश्चन 100% आ सकता है और मैं जरूर कह सकता हूं इस चैप्टर से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा नगरीय भारत, यानी नगर मतलब होता शहर, यानी अब हम शहरों की बात करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत में नगरीकरण कैसे हुआ। आप सबको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो अगर आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे खास तौर से भारत में शहरों का विकास खूब हुआ। दूसरा एक क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, और भाई नगरीकरण के बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। आज हमारे जो शहर हैं और नगर हैं उसमें लोग ज्यादातर लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई वहां पर बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है ना, वहां पर बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बड़ी संख्या में, खास तौर से देखेंगे कि जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो बड़ी संख्या में भारत में जो लोग हैं वो शहरों की तरफ गए, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे भारत में शहर जो हैं उनका विस्तार हम लोगों को तेजी से देखने को मिलता है। तो भारत में नगरीकरण क्या, नगरी मतलब भाई शहर समझ लेना। ठीक है, देखो बहुत साधारण ढंग से अगर मैं बात करूं तो नगरीकरण की प्रक्रिया यानी शहर बनने की प्रक्रिया में जिसमें लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, जहां आर्थिक क्रिया और गैर कृषि व्यवसाय, व्यापार, निर्माण, कारखाना, प्रशासन। अगर आप देखो भाई तो शहर कैसे बनते हैं? जब गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे शहरों का निर्माण होता है। लोग शहरों में आकर के क्या करते हैं भाई? शहरों में ज्यादातर कैसे काम होते हैं? गैर कृषि काम हो ना। शहरों में जैसे व्यापार होता है, कोई काम हो, निर्माण काम होता है, कारखाना होता, कंपनी होती है, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो शहरों में होते हैं। लोगों की खास तौर से जो गतिशीलता है वो शहरों की ओर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे शहरों का क्या है? विकास होता है। और आप सबको पता भी होगा कि हमारे देश में ज्यादातर जो शहर हैं इसी प्रकार से बने हैं कि लोगों ने सुख सुविधाओं की तलाश में, बिजली की तलाश में, पानी की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग जो हैं वो भाई गांव से शहरों की ओर आते हैं। उसी से भाई शहरीकरण या नगरीकरण होता है। नगर और शहर लगभग एक ही चीज है। ठीक है, नगरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया भाई। नगर जो है ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नगरीय व्यापार और सेवा पर अर्थव्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया। अगर आप देखें भाई जो गांव होते हैं, गांव पूरी तरह से कृषि पर आधारित होते हैं, लेकिन जो हमारे शहर होते हैं वहां पर क्या होता है? व्यापार होता है। खास तौर से कोई भी नगरीय केंद्र जो नगरीय उत्पादन में खाद्यान्न पहुंचता है बिना क्रियान्वित नहीं हो सकता। अगर आप लोग देखें भाई गांव में जिन खाने पीने चीजों का उत्पादन होता है वही चीजें आकर के भाई शहरों में बिकती है ना। एक तरफ कह सकते हैं कि जो नगर हैं, नगरों में खाने पीने की आपूर्ति कौन करता है? भाई गांव से होती है ना। अगर ज्यादातर आप देखते हैं ग्रामीण बसावट की तुलना में जो शहर होते हैं उसकी जनसंख्या अधिक होती है। भाई गांव में, शहर में अगर आप लोग देखोगे तो भाई शहरों में जो लोग होते हैं उनकी जनसंख्या अधिक होती है। छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं ना। ये भी देखा होगा ना, एक एक कमरे में छोटी छोटी जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या शहरों में रहते हैं। शहर में लोग अधिकतर लोग क्या करने आते हैं भाई? व्यापार करने आते हैं या पैसा कमाने आते हैं या सुख सुविधाओं के लिए लोग जो हैं वो शहरों की ओर आते हैं। शहरों में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से कारीगर होते हैं, व्यापारी होते हैं, बेचने वाले होते हैं, शासन प्रशासन में जो लोग काम करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वह लोग आकर के क्या है, कहां पर रहते हैं? ज्यादातर शहरों में ही रहते हैं। और शहरों में लोग यही ज्यादातर लोग भाई आते भी हैं। अगर आप देखेंगे नगरीकरण के विचार की अगर हम लोग बात करें तो जब इसका प्रसार हुआ तो नगर मतलब भाई शहर जो बने हैं वो खास तौर से गांव के लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, लोग गांव छोड़ करके जब शहरों की ओर आए अपना उत्पादन बेचने के लिए, अपनी चीजों का बेचने के लिए, उसी से कह सकते कि भाई भारत में जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से हुई है। भारत में जो शहर हैं या जो नगर हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो बसावट बिल्कुल अलग है। अगर देखेंगे शहर करीब गांव के साथ साथ समुदाय के समकक्ष होता है। भाई गांव पूरी तरह से शहरों की एक प्रकार से
रोजी रोटी चलाते हैं। भाई शहरों में जो खाने पीने की चीजें हैं, जो व्यापार है, कहां से होता है भाई? गांव से ही तो होता है, क्योंकि शहरों का प्रभाव, शहरों में क्या होता है भाई? प्रशासन होता है। नगरीकरण की जनसंख्या, अगर आप देखोगे शहरों में भैया जनसंख्या गांव से बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें ना, तो शहर में लोगों के जो जीवन जीने का तरीका है, जो उनका खान पान है, जो उनका पहनावा है, वो भैया गांव के लोगों से क्या होता है भाई? बिल्कुल अलग होता है। शहरों की क्या है? शहरों की सभ्यता, संस्कृति, जो कल्चर है, वो हमें थोड़ा अलग से देखने मिलता है भाई। गांव से बिल्कुल भिन्न होते हैं भाई, गांव से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता पूर्व भारत में नगरीकरण कैसे हुआ, अगर आप लोग देखोगे कि भाई जब हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेजों ने कई सारे व्यापारिक केंद्र बनाए, जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है। तो यहां पर अंग्रेज क्या करते थे? व्यापार जैसे जैसे भारत में बढ़ा और अंग्रेज कह सकते भाई इस देश को लूटते थे, और जहां पर चीजों को ले जाकर इकट्ठा करते थे, वहीं धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो भारत में नगरीकरण जो है, स्वतंत्रता से पहले भारत में शहर बनने, तेजी से बनने शुरू हुए। और अंग्रेजों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेज कह सकते हैं कि भाई कृषि के लिए, व्यवसाय के लिए, उत्पादन के लिए इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसलिए कह सकते, इस कारण से कह सकते हो कि भारत में जो नगर थे, जो शहर थे, उनकी बनने की प्रक्रिया अंग्रेजी शासन काल में ही शुरू हो गई थी। यानी जब हमारे देश में अंग्रेज थे, प्राचीन भारत में भैया बहुत सारे शहर थे, लेकिन जैसे व्यापारिक शहर थे, व्यवसाय के शहर थे, प्रशासन के शहर थे, सेना के संचालन के लिए भी शहर बनते थे। भाई शहर का निर्माण किस लिए होता है? व्यापार के लिए खूब सारा होता भाई, अलग अलग चीजों का व्यापार होता था ना। अगर आप देखें प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर कई सारी चीजों का व्यापार होता, तो व्यापारिक लिहाज से शहरों का विकास होता है। दूसरा, राजनीतिक लिहाज से शहरों का विकास वो होता है भाई। जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, वहीं पर तो राजधानी होती है, वहीं पर तो सेना होना होती है, इसलिए शहरों का विकास होता है। शहरों का विकास कहते हैं भैया शिक्षण केंद्र जो है, या कह सकते तीर्थ स्थानों के कारण कह सकते भाई शहरों का विकास हुआ, या भारत में शहर बने अंग्रेजी शासनकाल में। जैसे अगर बात करूं, जैसे द्वारिका है, तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथपुरी है, नालंदा है, हरिद्वार है, यहाँ पर तीर्थ स्थान थे। तो यहीं पर कह सकते इनका भैया शहरीकरण हो गया, ये शहर बन गए, ये नगर बन गए। प्राचीन और मध्य भारत में अगर आप देखें नगरीकरण कैसे भाई, जब गांव के लोग धीरे धीरे शहरों की ओर आने लगे, तो कह सकते कि भारत में शहर बड़ी तेजी से बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब भाई अन्य कई प्रकार के आर्थिक या सामाजिक कारण होते हैं, जिनसे कह सकते कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से हम लोगों को देखने को मिलती है। भाई स्वतंत्र भारत में शहरीकरण जो हुआ, उसके कई सारे कारण हैं। अगर आप देखोगे तो भाई भारत जब आजाद हुआ, तो भाई गांव के जो लोग हैं, वो बिजली की तलाश में, पानी की तलाश में, सड़क की तलाश में, रोजगार के लिए, आज भी देखो भाई नौकरी रोजगार के चक्कर में कितने लोग दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं ना। और इससे कह सकते हैं कि जो शहर हैं, वो शहरीकरण की जो प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। भाई शहर क्या है? शहर में अगर आप देखोगे तो शहर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। शहर के लोग खेती नहीं करते हैं। शहर में खास तौर से व्यापार होता है, और चीजों को या वाणिज्य की गतिविधियां शहरों में ही क्या होती हैं, ज्यादातर हम लोगों को देखने। शहर क्या वैधानिक शहर हैं भारत में। अगर आप देखोगे जो भारत में भाई मेरे जो शहर बने हैं, शहर में कह सकते गांव से अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है। ठीक है, शहर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार की कंपनियां होती, कई प्रकार के कारखाने होते हैं। शहरों की जनसंख्या कह सकते भाई गांव से ज्यादा होती है। और आज की संख्या में अगर बात करूं, धीरे धीरे शहरीकरण बहुत तेजी से भारत में हो रहा है। शहर आर्थिक लिहाज से, सामाजिक या राजनीतिक लिहाज से शहर जो हैं, वो भाई मेरे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं शहरों की बात करूं, यानी पेपर में नगर लिख करके आएगा। नगर और शहर का मतलब एक ही चीज है भाई, नगर बोलो या शहर बोलो, एक ही चीज होती है नगर और शहर का मतलब। अगर बात करूं भाई शहरों के कौन कौन से मुद्दे हैं, शहरों में लोग क्यों आकर के बसते हैं। अगर मैं नगर भारत में नगरीकरण के मुद्दे की, भाई भारत में शहर क्यों बने, उसका सबसे पहला कारण है भाई बेरोजगारी। भाई गांव में बेरोजगारी थी, लोग रोटी रोजगार की तलाश में शहरों में, इससे शहरीकरण हुआ। दूसरा, लोग भाई शहरों में क्यों आए, शिक्षा के कारण हुआ ना भाई, शिक्षा के केंद्र शहरों में खुले, इसलिए कह सकते भाई नगरीकरण या शहरीकरण हुआ। तीसरा कह सकते सड़क, पानी, बिजली,
भाई लोग सड़क की तलाश में, पानी की तलाश में, बिजली की तलाश में, इन सुख सुविधाओं की तलाश में कह सकते कि लोग गांव छोड़ करके शहरों की तरफ आए। तो भाई इससे भारत में शहरीकरण हुआ, शहर बने, शहरों के सारे मुद्दे हैं। भाई जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में लोग गांव में रहते थे, जो गरीब थे, वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए और सुख सुविधाओं की तलाश में कह सकते भाई शहरों की तरफ आए। इससे कह सकते भाई शहरीकरण हुआ। ठीक है, गांव में लोग कह सकते, गांव में लोगों के पास नौकरी नहीं थी, नौकरी या रोजगार की तलाश में भाई लोग शहरों की तरफ आए हैं, शिक्षा की तलाश में, अच्छे पानी की तलाश में, ठीक है, या कह सकते गरीबी की तलाश में। भाई गांव में उनकी दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब थी, खाने पीने की चीजें नहीं थी, तो उन्होंने सोचा भाई चलो शहरों में हमको नौकरी मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। तो इससे कह सकते यही सारे कारण है कि जो भारत में शहरीकरण हुआ है और जो शहर हमारे देश में बड़ी संख्या में तेजी से, अगर आप लोग देखो भाई दिल्ली में खूब सारे लोग यूपी, बिहार से या झारखंड से या बंगाल से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आकर के बस रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? नौकरी की तलाश में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। कोई भाई कह सकते पढ़ाई के लिए आ रहा है, कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कोई कह सकते हैं सुख सुविधाओं के लिए आता है कि भाई गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। कुछ लोग भैया स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण से आते हैं, भाई गांव में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं लोग धीरे धीरे नगरों की तरफ आते हैं और इससे कह सकते हैं भैया नगरीकरण होता है। यही नगरीकरण के मुद्दे हैं और इसी से कह सकते हैं कि हमारे देश में तेजी से जो है भाई शहरीकरण की प्रक्रिया व नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से हुई है। और नगर को लेकर के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा और जो मैं आपको नगरीकरण में बता रहा हूं यही आपको पेपर में लिख करके आना है। ठीक है, क्योंकि यही मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा और इस चैप्टर से कह सकता हूं पांचों से 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? भाषा और धर्म। ठीक है, इसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे भाषा और भाई धर्म की बात करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं, भारत में कई सारी भाषाएं हैं और भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन खास तौर से अगर आप देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। देखो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी है और बल्कि और अन्य भी कई सारी 22 भाषाएं हैं। जैसे कह सकते हो, जैसे अगर बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है। ठीक है, ये सारी क्या है? संस्कृत है। ये हमारी क्या है भाई? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो क्या मिला है? संविधान का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर आप सबको पता होगा ना भाई 22 भाषाएं हमारे देश में संविधान में, वो 22 भाषाओं को मैं बताऊंगा। दूसरा अगर आप लोग बात करें, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में अगर आप देखोगे तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे अगर आप देखो भाई भारत में हिंदू भी रहते हैं, उनका हिंदुओं की बात करेंगे, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनका शादी समारोह अलग है, उनके तीज त्योहार बिल्कुल अलग होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखें भारत में इस्लाम यानी मुसलमान भी रहते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है। उनका अगर आप लोग बात करेंगे, उनकी पूजा पद्धति, उनके विवाह, उनका कल्चर, उनका खान पान, पहनावा, रीति रिवाज सब बिल्कुल भाई अलग है। उसी प्रकार से देखें तो भारत में ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, उनका भी अगर खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति अलग है। अगर आप धर्म की बात करें तो भाई हमारे देश में खास तौर से अगर मैं बताऊं तो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं, पारसी धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या है भाई, भारत तो बहुसंख्यक भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत का तो भाई कोई राजकीय धर्म तो है नहीं, बल्कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और भारतीय संविधान में भी क्या है? भारत एक भाई धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भाई बिना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, सबको बराबर मानता है। भाई भारत में तो हर धर्म को मान्यता दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी धर्म को भी अपना सकते हैं, आप अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। एक खास तौर से सारी चीजें किसमें मिली हैं? खास तौर से अगर बात करूं, भारतीय संविधान ये सभी स्वतंत्रता आपको देता है। भाई आप अपनी भाषा को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में भाषा और धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा क्या है? सहूलियत है। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे भाई भाषा की बात करेंगे तो भारत क्या है?
एक बहु धार्मिक देश है और बहुभाषी देश है। भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर आप देखेंगे भारत में भैया अगर धर्म की बात करो तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, इस्लाम है, ईसाई हैं, इतने सारे धर्म, अलग अलग धर्म के लोग क्या है भारत में रहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखें भारत में भाई हिंदू धर्म के लोग हैं जो कह सकते भाई 96 करोड़ हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं जो लगभग 17-18 करोड़ लोग हैं। भारत में क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म के लोग हैं जो लगभग 3 करोड़ के आसपास हैं। भारत में सिख धर्म के लोग हैं जो लगभग 2 करोड़ के आसपास हैं। भारत में बौद्ध धर्म के लोग हैं जो लगभग कह सकते 85 लाख के आसपास हैं। भारत में जैन धर्म के लोग हैं जो लगभग 45 लाख के आसपास हैं। अन्य धर्म के लोग भी लगभग कह सकते 80 लाख हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो भैया किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक खुद को कहते हैं, वो भी लगभग 28 से 30 लाख लोग हैं। तो भारत क्या है भैया कि अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और सभी लोग अपने धर्म को मानते हैं। और उसी प्रकार से भैया उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, भाई सबका खान पान अलग है, हर धर्म का अलग है ना। उनका पहनावा भी अलग है, उनका शादी समारोह भी अलग होता है, उनकी पूजा पद्धति भी अलग है, उनके भगवान भी बिल्कुल अलग। भाई हर धर्म में अलग अलग प्रकार के भगवान मानते हैं ना। तो क्या धर्म के आधार पर भारत में क्या है तो भाई बहुत ज्यादा सहिष्णुता देखने मिलती है। उसी प्रकार से अगर मैं भाषा की बात करूं तो भारत क्या भैया बहुभाषी देश है। तो भारत में अगर आप देखो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। अगर आप देखें भारतीय संविधान में खासतौर से अगर मैं भाषा की बात करूं क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट में आ सकता है, तो भाई भारत में अगर भारतीय संविधान की बात तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को भैया संविधान में दर्जा दिया गया है कि वो 22 भाषाएं भारत की राजभाषा है। जैसे भारत की अंग्रेजी और हिंदी क्या है राजभाषा है, बल्कि अन्य 22 भाषाओं को भारत में मान्यता मिली है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो हमारे देश में भाई भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। जिसे मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बन गया, गुजराती के आधार पर भैया गुजरात बन गया हमारे देश में, बंगाली के आधार पर भैया बंगाल बन गया है। ठीक है, कह सकते हो अगर पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब और हिंदी भाषा और हरियाणवी के आधार पर हरियाणा और पंजाब अलग हो गए। तो भारत में भाषाई आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। तो भारत में भाई कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, लेकिन कह सकते अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, हर राज्य अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए, इसीलिए तो भाई भारत में 22 भाषाओं को संविधान का दर्जा दिया गया ना, क्योंकि हर राज्य अपनी भाषा को लेकर के बिल्कुल इंटैक्ट है। अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए भैया वो बिल्कुल स्वतंत्र है। और भारतीय संविधान भी हर व्यक्ति को अपनी भाषा मानने का, अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करने का भाई पूरा अधिकार देता है। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति आई है, उसमें यह कहा गया कि भाई हर कोई बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में यानी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ मातृभाषा में भी एजुकेशन होगी। तो ये भाषाओं की हम लोग बात करें भाई, भाषा के आधार पर तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। तो भाषा बहुत बड़ी चीज है भाई। हिंदी अंग्रेजी हमारे देश की राजकाज की भाषा, यानी सरकारी जो लिखा पढ़ी का काम होगा वो तो हिंदी में अंग्रेजी होगा। उसके बाद भी अगर आप लोग देखेंगे 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता मिली है। उसी प्रकार से भारत भाई बहुधार्मिक देश है, अलग अलग धर्मों की मान्यता है। तो भाषा और धर्म को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यही पॉइंट बना करके एग्जाम में भाई मेरे लिख देना है और बहुत अच्छे नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। जो मैं समझा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने इनको समझ लिया तो पेपर में आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से आप एग्जाम में एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं, जो नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, जाति और वर्ग। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे भारत में भाई सामाजिक वर्ग क्या है। भाई सामाजिक वर्गों की हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे। भारत में सामाजिक, भाई देखो वर्ण का मतलब समझते हो, वर्ण का मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई। वर्ण का मतलब होता है जैसे खास जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्णों में अगर आप देखेंगे तो कई सारी जातियां भी निकलती, जैसे ब्राह्मण कई प्रकार के ब्राह्मण हो गए भाई, शूद्र कई प्रकार के शूद्र हैं, वैश्य कई प्रकार के वैश्य हैं। ठीक है, ये जाति हो जाती है। यानी जैसे अगर बात करूं, जैसे वर्ण 4 थे, वर्ण कहां थे, वर्ण खास से वैदिक काल जब शुरू हुआ तो वहां पर भैया वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण होते हैं।
जातियां क्या होती, जातियां कह सकते कि भाई जैसे किसान मजदूर, इस आधार पर के कह सकते कि जातियों का जन्म हुआ। जातियां आप लोग कह सकते हो जातियां जो बनी, जैसे लोहे का काम करने वाले लुहार बन गए, लकड़ी का काम करने वाले कह सकते बढ़ई बन गए, कपड़े धोने का काम करने वाले धोबी बन गए, बाल काटने वाले भैया नाई बन गए। जो जो काम करता था उसी प्रकार से उसकी जाति बन गई, अगर मैं जाति की बात करूं। बल्कि जो वर्ण होते थे, उन वर्णों की अगर बात करें, वो भी कर्म के आधार पर होता। आप जैसा काम करते थे आप उसी प्रकार का आपका वर्ण हो जाता था। तो भाई वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बल्कि जो जाति है यानी जो कास्ट है, वो जाति जो बनी किसके आधार पर बनी, वो कह सकते काम के आधार पर जाति है। पहले जो जाति होती थी भैया, अब तो जन्म के आधार पर जाति हो जाती है। भैया किसी ने बनिया के घर जन्म लिया तो बनिया हो गया, किसी ने ब्राह्मण के जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप जो काम करेंगे आप उसी जाति के कहलेंगे। अगर आप बाल काटते तो नाई हो जाओगे, पढ़ने पढ़ाई लिखाई का काम करते तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, भैया आप सेना में काम करते तो आप क्षत्रिय हो जाओगे, ठीक है। आप मान लो लकड़ी का काम करते तो आप बढ़ई हो जाओगे, आप लोहे का काम करते तो भैया आप लुहार हो जाओगे। तो इस प्रकार से जातियां हैं। बल्कि जो वर्ण हैं वो कह सकते हो कि वैदिक काल में रहे हैं, ठीक है। वर्णों से ही कह सकते हैं कि जाति धीरे धीरे हमारे देश में बनी है। अगर मैं जाति की व्यवस्था की विशेषता बताऊं तो भैया जातियों में क्या होता है, पदानुक्रम होता है। जातियों में देखा होगा ना, ऊंची जाति और नीची जाति, ये होता है। कुछ जातियां ऊंची जातियां समझी जाती हैं और कुछ जातियां क्या समझी जाती भैया, नीची जाति है, ठीक है, जिसको लोअर कास्ट, जिसमें SC ST OBC दलित आदिवासी ये सब लोग आते हैं। और ऊंची जातियां कौन से, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र तो निम्न जाति में आ जाएंगे। दूसरा जातियों में कहता भैया सगोत्रीय विवाह होता है। सगोत्रीय मतलब भैया एक गोत्र में शादियां नहीं होती हैं, बल्कि जातियों में क्या अंतर विवाह होता है। अंतर विवाह का मतलब समझते हो कि भैया जिस जाति को उसी जाति में शादी करनी पड़ेगी। जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यानी ब्राह्मण के यहाँ पर शादी करेगा, वैश्य के यहाँ पर शादी करेगा, शूद्र के यहाँ पर शादी करेगा, बनिया के यहाँ पर शादी करेगा, यादव के यहाँ पर शादी करेगा। इसी को बोलते हैं अंतर जातीय विवाह। यानी आप अपनी जाति में ही विवाह करेंगे, आप दूसरी जाति में विवाह नहीं करेंगे। ये भैया जाति व्यवस्था की खासियत है। जाति व्यवस्था में वंशानुगत व्यवसाय की बात की जाती है। भैया आपके जो बाबा दादा जो व्यवसाय करते हैं आपको वही व्यवसाय। वंशानुगत का मतलब होता है कि आपकी जो वंश परंपरा, जो आपकी जो पीढ़ियां जो काम को करती चली आई हैं, वही व्यवसाय आपको करना है। भैया आपकी पीढ़ी में मान लो लोहार थे, लोहे का काम करते थे, आप भी लोहे का काम करना है। आपके पीढ़ी में कह सकते जो लोग हैं वो लकड़ी का काम करते थे, आपको भी वही करोगे। यानी जातियों में क्या था, वंशानुगत व्यवसाय होता है। भाई हर जाति का कोई ना कोई काम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जाति व्यवस्था में भैया भोजन और सामाजिक प्रतिबंधों पर रोक है। भैया अगर आप देखें ब्राह्मण दूसरे के यहाँ पर जाकर के भोजन नहीं करता है, हर जाति में होता है। तो भोजन भैया दूसरे जाति में लोग जाकर के खाना नहीं खाते हैं या उनके साथ सामाजिक संबंध। भाई हर जाति का पहनावा भी अलग होता है, हर जाति में रीति रिवाज भी अलग होता है। अगर आप देखेंगे ना तो जातियों में हम लोगों को क्या है, यह भी खास तौर से देखने मिलता है कि भाई पहनावा उनका अलग होगा। जातियों के आधार पर कई बार बोली भाषा भी अलग होती है, पहनावा भी कई बार अलग होता है। भाई हर जाति की धार्मिक मान्यताएं भी क्या है, अलग होती है। जातियों में पदानुक्रम है, यानी छोटी जाति नीची जाति होती है, कोई ऊंची जातियां कोई निम्न जातियां हैं। जातियों में अंतर जातीय विवाह होता है, भैया अपनी जाति में शादी करना है। और अब गोत्र से बाहर यानी सगोत्रीय विवाह होता है, यानी जिस गोत्र के आप हैं उस गोत्र की लड़की शादी होती है। खासतौर से आपको हिंदू धर्म में पता होगा कि आपका जो गोत्र है उस गोत्र में शादी नहीं करते जातियों में। और अगली जातियों की विशेषता क्या, खासियत क्या है कि भाई हर जाति का कोई ना कोई वंशानुगत व्यवसाय है। भैया हर जाति का कोई ना कोई काम है। जैसे ब्राह्मण भैया पठन पाठन का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। और क्षत्रिय जाति के जो लोग हैं, जो राजपूत हैं कह सकते हो, ये सेना उना में जाकर के काम करते थे। वैश्य जाति के लोग कह सकते हो भाई ये व्यापार करते थे, बनिया होते थे। शूद्र जाति के लोग कह सकते थे लकड़ी का काम, लोहे का काम, खेती वेती करते थे, ठीक है, ये होता है। अगला जातियों में क्या होता है, भोजन और सामाजिक प्रतिबंधों पर रोक है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में जाकर के भोजन नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। यह भी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी चीजें हमको दिखाई देती। दूसरा, हर जाति का भाई पहनावा, रीति रिवाज, बोली, ये भी चीजें हम लोगों को क्या है, खासतौर से जातियों में देखने को मिलती है। तो जातियों की ये विशेषता जो मैंने आपको बताई, इसको आप लोग पॉइंट बना करके जरूर लिख दिया। भाई जातियों में जाति व्यवस्था के क्या लक्षण है। जाति व्यवस्था भाई संस्कृति हमको दिखाई देती ना, हर जाति व्यवस्था का पहनावा, रीति रिवाज, बोली, ये खास तौर से होता है।
भाई भारत में सामाजिक वर्ग क्या है? अगर बात करूं भारत में खास से जब अंग्रेज थे तो ब्रिटिश भारत में समाज यानी ब्रिटिश भारत जब था तो हमारे देश में कैसा था भाई? कृषि में बहुत सारा परिवर्तन, अंग्रेजों ने पूरी खेती को बदल दिया। व्यापार में भी बहुत सारा अंग्रेजों ने परिवर्तन किया था। रेलवे का विकास किया, उद्योगों का विकास किया था भाई। प्रशासनिक भी बहुत सारे बदलाव किए थे। अब हम बात करेंगे भारत का सामाजिक वर्ग क्या है भाई? भारत का समाज क्या है? तो भारत का ग्रामीण भाई गांव, ग्रामीण भारत का समाज कैसा है भाई? गांव में कौन कौन लोग होते हैं? तो गांव में भैया सबसे पहले होता है जमींदार। गांव का सामाजिक वर्ग है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी ग्रामीण सामाजिक वर्ग को बताइए, गांव का सामाजिक वर्ग क्या? तो भाई गांव का सामाजिक पहले जमींदार। भैया जमींदार जिसके खेत हैं वो किसानों से खेती करवाता है, और जो जमींदार होता था वही जो राजस्व होता था उसको जमा करके जमा करवाता था। और दूसरा होता किसान होते, गांव में भैया किसान भी होते जो खेती करते हैं। दूसरा था कृषक मजदूर, यानी जो दूसरे को खेतों में जाकर के मजदूरी करते हैं। और नॉर्मल मजदूर भी गांव में, तो मजदूर देखा होगा बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। और एक होता कारीगर। तो ये गांव में क्या एक प्रकार से सामाजिक वर्ग है। गांव में सबसे पहले नंबर होता भैया जमींदार जिसके सारे खेत हैं और किसानों से खेती करवाता है। दूसरा होता है मालिक किसान, यानी ऐसे किसान जिनके पर्सनल खेत हैं, यानी वो अपने खेत के स्वयं मालिक हैं। गांव में अगला वर्ग कौन होता? कृषक, यानी किसान जो दूसरे के खेतों में जाकर के मजदूरी खेती करते हैं। और फिर होता गांव में भैया खेतिहर मजदूर जो लोगों के खेतों में काम करके क्या करते हैं? अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और गांव में अगला जो सामाजिक वर्ग होता भाई मेरे कारीगर। कारीगर यानी जैसे बढ़ई हैं, लुहार हैं, सुनार हैं, धोबी हैं, ये सारे लोग हैं। भाई जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई इसका बुरा मत मानिएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई मत समझना कि जाति सूचक शब्द आपने बोल दिया, फलाना कर दिया, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा। ये सिर्फ मैं पढ़ाने के पर्पज से बोल रहा हूं आपको, ठीक है? तो मैं ताकि आप लोग समझ, कारीगर जातियां क्या? कारीगर का मतलब जैसे लकड़ी का काम करने वाली भाई उनकी जाति अलग है, लोहे का काम करने वाली उनकी जाति अलग है, सोने का काम करने वाली उनकी जाति अलग है, ठीक है? चमड़े का काम करने वाली उनकी जाति अलग है, ठीक है? या कह सकते हो कि अन्य कोई काम करते थे उनकी, यानी गांव का जो सामाजिक वर्ग होता है उसमें कारीगर भी होते हैं। अलग अलग कारीगर जातियां भी हम लोगों को गांव में देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब भाई शहर का सामाजिक वर्ग कैसा होता है? भाई शहर में सामाजिक वर्ग की बात करें तो भैया शहर में सबसे पहले आते हैं पूंजीपति। शहर के सामाजिक वर्ग में कौन है भाई? पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनी उन लोगों ने लगा रखी हैं, तो उद्योगपति होते हैं। दूसरा यानी शहर में क्या होता है? व्यवसायिक होते हैं, अलग अलग जो भाई व्यवसाय करते हैं, कर लिया। दूसरा पेशेवर वर्ग के लोग होते हैं जो अलग अलग पेशा करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, इस प्रकार के पेशेवर वर्ग भी लोग शहरों में भाई खूब होते हैं। और तीसरे नंबर पर तो भाई छोटे व्यापारी, शहरों में छोटे व्यापारी और दुकानदार भी बड़ी संख्या में रहते हैं। और चौथा है भाई श्रमिक वर्ग, जो लेबर क्लास है वो भी शहरों में रहते हैं। तो शहर का सामाजिक वर्ग जो है लगभग इसी प्रकार का होता है। शहर में पहले कह दो भैया पूंजीपति जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है और कंपनी लगा रखी है। अमीर जो वर्ग होता है शहर में भैया होता पूंजीपति यानी उद्योगपति। फिर होता व्यवसायी जो अलग अलग धंधा लेकर के बैठे हैं, दुकान जो खोल रखे हैं, व्यवसायी होते हैं। तीसरा होता पेशेवर वर्ग, ये शहरों में भी होते हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, ठीक है, टीचर हैं, ठीक है, ये अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग भी होते हैं। शहरों में फिर होते हैं भैया छोटे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, ये भी एक सामाजिक वर्ग होता है जो अलग अलग। और लास्ट के क्या होता है? श्रमिक वर्ग, जो कह सकते हैं जैसे भाई घर बनाने का काम करता है, या प्लम्बर का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। तो इस प्रकार का भी एक वर्ग कह सकते हो कि हम लोगों को शहरों में देखने को मिलता है। तो भाई शहरी भारत का सामाजिक वर्ग क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रामीण भारत का सामाजिक वर्ग क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। जो मैं बता रहा हूं इसको आप लोगों को पॉइंट बना करके और हेडिंग बना करके आपको लोगों को क्या करना है? अपने पेपर यानी एग्जाम में लिखना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा? परिवार और विवाह। इसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे परिवार के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे भाई मेरे विवाह के बारे में। ये थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है? इसको आप वैसे भी लिख पाएंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बता दूंगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। देखो परिवार एक प्रकार की क्या भाई संस्था है, और कह सकते हो कि समाज की सबसे छोटी संस्था क्या होती है? परिवार होती है, ठीक है? परिवार में अगर मैं बात करूं तो परिवार में रिश्तेदारी के आधार पर सामाजिक संबंध बने होते हैं।
परिवार में माता पिता और सगे भाई बहनों को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परिवार। जिसमें माता पिता हैं और भाई बहन रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? भारत में आमतौर पर परिवार कहा जाता है। और परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार। क्या होता है? परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कह सकते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे रहते हैं, वो भी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड बच्चे रहते हैं, उसको बोलते हैं भैया एकल परिवार। बल्कि संयुक्त परिवार किसको कहा जाता है? संयुक्त परिवार का मतलब है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन यानी हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, उनके माता पिता भी रहते हैं, उनके बच्चे जो उनके विवाहित बच्चे वो सब भी रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार या खासतौर से ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। और भारत में अगर बात करेंगे तो हमारे देश में संयुक्त परिवार की बहुत ज्यादा परंपरा रही है। अगर आप लोग देखो, भारत में हिंदू धर्म में संयुक्त परिवार रहा ही है, जिसमें 3 पीढ़ी से ज्यादा के लोग रहते हैं। 3 पीढ़ी मतलब समझते हो, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बेटे जो रहते हैं, इसी को बोलते हैं। यानी संयुक्त परिवार में जिसमें कह सकते हैं 3 पीढ़ी के जो लोग रह रहे हैं वो संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार में 2 पीढ़ियां यानी पति पत्नी और उनके बच्चे रह रहे हैं, एकल परिवार है। जिसमें कह सकते हैं दादा दादी, मम्मी पापा और उनके भाई बहन रह रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है। और परिवार को लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, परिवार किस आधार पर? भाई परिवार जो बनते हैं वो रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर बनते हैं? रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं। भाई उनमें क्या होता है? खून का रिश्ता होता ना। और दूसरा परिवार किसके आधार पर बनते हैं? वैवाहिक संबंधों के आधार पर बनते हैं ना। यह भी देखो ना भाई, जब शादी हो जाती है तो आपका कोई सास बन जाएगी, आपका कोई ससुर बन जाएगा, आपका कोई साला बन जाएगा, आपको कोई साला बन। तो परिवार में जो सदस्य बनते हैं वो 2 ही आधार पर बनते हैं। ठीक है। या तो रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं, या तो आप लोग कह सकते हैं कि वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही परिवारों का गठन होता है। अगला हम लोग बात करें भाई, विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था है, या विवाह एक कह सकते हैं भाई सामाजिक संबंध है। ठीक है। जिसमें कह सकते हैं कि 2 जो कह सकते हैं यानी जो कह सकते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वह एक शादीशुदा बंधन में जब बंधते हैं, उसी को हम लोग क्या है भारत में विवाह कहा जाता है। तो भारत में भैया विवाह की उम्र क्या है? आप सबको पता होगा कि पहले हमारे देश में विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 साल थी, बाद में 17 साल हुई, लेकिन आज कह सकते हैं भारत में लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र है और लड़कों के लिए 21 साल की जो उम्र है उसको निर्धारित की गई है। इससे पहले अगर कोई विवाह करता है तो भैया उसको क्या माना जाएगा? कानूनन अपराध माना जाता है। किसके आधार पर माना जाता है? कानून में अगर हम लोग बात करेंगे, इसको क्या माना गया? अपराध माना गया है कि भाई कानून इसको नहीं मानता है, या कानून की इसमें किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। लड़की की शादी 18 साल और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करनी है। ठीक है। एक खास तौर से हमारे देश में विवाह भाई कितने प्रकार का होता है? तो विवाह कई प्रकार के होते हैं। जैसे होता भैया, एक होता एकल विवाह और एक होता बहु विवाह। खासतौर से 2 विवाह होते हैं। और इसमें होता है एक विवाह होता है जिसमें बोलते हैं बहुपत्नी विवाह, और एक होता है बहुपति विवाह। ठीक है। एकल विवाह का मतलब क्या होता है? भारत में ज्यादातर कौन से विवाह होते हैं? एकल विवाह होते हैं। यानी एक लड़के की शादी एक लड़की से हुई, एक लड़के की शादी जब एक लड़की से होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लड़की की शादी एक लड़की से हो रही है, एक लड़की की शादी एक लड़के से हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विवाह कहते हैं। यानी एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों की शादियों के एकल विवाह है, यही एकल विवाह होता है। और भारत में जो जिस विवाह की मान्यता है वो हमारे देश में एकल विवाह ही होता है। बहु विवाह क्या होता है? बहु विवाह का मतलब होता है कि आप लोग उसको कह सकते हैं भाई, एक लड़का कई सारी लड़कियों से शादी कर ले, या एक लड़की कई सारे लड़कों से शादी कर ले, इसको हम बहुविवाह बोलते हैं। बहुविवाह में होता बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह खास तौर से जैसे इस्लाम में होता है। बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है कि एक लड़का जब एक या एक से अधिक लड़कियों से शादी करता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है। यानी एक लड़का या एक पुरुष कह लीजिए, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ जब शादी करता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहा जाता है।
क्या बोलेंगे भाई, उसे हम लोग कहेंगे कि भाई उन्होंने बहुपत्नी विवाह कर लिया है। और अगला होता है एक विवाह होता है बहुपति विवाह। क्या बोलते हैं, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह का मतलब होता है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़की जब एक या एक से अधिक पुरुषों से या लड़कों से शादी कर ले, इसको बोलते हैं बहुपति। यानी एक लड़की के एक से अधिक पति हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपति विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कुछ क्या है भाई, विवाह के रूप हैं। ठीक है, जैसे बहुपति विवाह मैंने भाई, विवाह भारत में किस प्रकार से होते हैं भाई, भारत में ज्यादातर जो विवाह होते हैं वो माता पिता के द्वारा ही तय किए जाते हैं। भारत में जो विवाह होता है वो जाति के अंदर ही होता है। आप जिस जाति के हैं आप उसी जाति से विवाह करेंगे, और गोत्र से बाहर विवाह किए जाते हैं, और गांव से बाहर विवाह होने की परंपरा हमारे देश में रही है। एक खास तौर से विवाह के कुछ नियम कानून है। अगर मैं विवाह की बात करूं तो भाई भारत में पति पत्नी कैसे चुने जाते हैं, तो सबसे भैया अंतर जातीय विवाह होता भारत में। यानी आप जिस जाति के हैं उसी जाति की लड़की होगी या उसी जाति का लड़का होगा। भारत में कुछ इसी प्रकार से विवाह होता है कि आप अपनी जाति में ही विवाह करेंगे, दूसरी जाति में विवाह भैया नहीं करा जाता। खास तौर से अगर मैं बात करूं, दूसरा भारत में क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है। लड़की की शादी लड़के से और लड़के की शादी लड़के से होती है, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां शादी करें। तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उनको भारत में किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। हम लोग ऐसे विवाहों में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। ऐसे विवाह भारत में अमान्य हैं, इनवैलिड हैं कह सकते, खास तौर से धार्मिक रूप से। ठीक है, भारत में अनुलोम विवाह है भैया, लड़की लड़के से शादी करेगी और लड़का लड़के से शादी करेगा, इसको बोलते भैया अनुलोम विवाह। भारत में बहु विवाह के भी नियम रहे हैं। बहु विवाह क्या है कि भैया एक लड़की कई सारे लड़कों से शादी करती है या एक लड़का कई सारी लड़कियों से शादी करता है, ऐसा भी भारत में रहा है भाई, लेकिन इतिहास में रहा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं। भारत में विवाह कैसे तय किए जाते हैं, तो भैया भारत में जो विवाह होते हैं ज्यादातर माता पिता के द्वारा ही तय किए जाते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो लड़के लड़कियां स्वयं भी अपना विवाह तय कर देते हैं। विवाह में अगर खास तौर से देखोगे तो लोग कुंडली मिलाते हैं, ग्रह नक्षत्र मिलाते हैं। कुंडली मिलाना भी हमारे विवाहों में होता है, और विवाह के लिए पंडित या ज्योतिषी के जरिए भाई दोनों के जन्मदिन या रेखाएं मिला करके शादी करने की परंपरा है। ज्यादातर विवाह जो हैं वो माता पिता के जरिए ही तय किए जाते हैं, जिसमें कुंडली मिलाना इस प्रकार की चीजें आजकल होती हैं। तो विवाह और खास तौर से परिवार विवाह को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई आप आराम से क्वेश्चन लिख पाओगे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10 का रहेगा भाई, 10वां चैप्टर क्या रहेगा, इकाई नंबर 10 क्या रहेगा, नातेदारी। नातेदारी को भाई हम लोग बोलते हैं रिश्तेदारी। ठीक है, या रिश्तेदार जो होता है, रिश्तेदारी होती है, उसी को नातेदारी बोलते हैं। तो भाई उत्तर भारत में नातेदारी कैसे है और दक्षिण भारत में नातेदारी कैसे है, ठीक है, इसी की हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं भाई नातेदारी की, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे नातेदारी हमारे किस आधार पर बनती है, रिश्तेदार हम किस आधार पर बनते हैं, दो आधार पर बनते हैं। एक तो भैया रिश्तेदारी हमारे यहाँ जो बनती है, एक तो होती भाई मेरे जन्म के आधार पर। ठीक है, आपने जिस घर में जन्म लिया, आपकी कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई दीदी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मामा है, कोई मामी है, इस आधार पर आप जन्म के आधार पर आपके बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। दूसरा, जब आपका विवाह होता है, क्या होता है जी, जब आपका विवाह होता है तब भी आपके बहुत सारे नातेदार बन जाएंगे, कोई सास बन जाएगी, कोई ससुर बन जाएगा, कोई देवरानी बन जाएगी, कोई जेठानी बन जाएगी, इस प्रकार के बन जाते हैं ना। तो उत्तर भारत में जो नातेदारी है वो पितृवंशा के जरिए होती है भाई, पितृ सत्तात्मक नातेदारी है ना, पिता की परंपरा या पुत्र परंपरा के जरिए भारत में, उत्तर भारत में नातेदारी चलती है। पितृपक्षीय नातेदारी खूब चलती है ना, जैसे आप शादी करके लड़के के यहां पर जाएंगी तो वो नातेदारी भारत में क्या चलती है, उत्तर भारत में पितृ सत्ता वाली नातेदारियां ज्यादातर चलती है ना। जैसे लड़की लड़के के यहां पर शादी करके जाएगी तो वहां पर जब उसका लड़का जन्म होगा, लड़के का जब जन्म होगा
तो प्रकार से वो पितृसत्तात्मक परंपरा उत्तर भारत में चलता है। नातेदारी जैसे मैंने बताया भैया दो आधार पे बनती है, पूरी दुनिया में जन्म और विवाह के आधार पे बनती हैं, और उत्तर भारत में जो नातेदारी है वो पितृसत्तात्मक नातेदारी है, पिता की वंश परंपरा के जरिए नातेदारी चलती है। दूसरा, कुल के आधार पर भी भारत में नातेदारी चलती है, अर्थात एक ही वंश का लड़का और लड़की विवाह नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी बहुविवाह श्रेणी को कुल कहा जाता है, हिंदुओं में श्रेणी को गोत्र। भैया अगर आप देखो नातेदारियों में क्या होता है, एक गोत्र का उसी गोत्र में शादी नहीं करता बल्कि दूसरे गोत्र में, सेम गोत्र में शादियां नहीं होती, खास तौर से नातेदारी में देखेंगे। नातेदारी में अगर आप देखें भैया उत्तर भारत में जाति और उपजातियां भी खूब होती हैं। अगर आप देखो अलग अलग जाति होनी नातेदारी में तो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं। इस आधार पर भी अगर आप देखेंगे नातेदारियों में हमारी क्या है भाई, जातियां भी होती ना, उसी प्रकार से उपजातियां भी खास तौर से अगर आप देखेंगे। नातेदारी क्या है, तो नातेदारी खास तौर से भैया रिश्तेदारी जो है उसी शब्द से क्या है, निकला हुआ नातेदारी है। और भारत में नातेदारी में अगर आप देखेंगे, उत्तर भारत में जो नातेदारी है उसमें खास तौर से अगर मैं विवाह की बात करूं तो उसमें क्या होता भाई, मेरे जो विवाह होता है वो खास तौर से भाई विवाह गांव से बाहर होता है, उस गांव में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। और चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों में शादियां उत्तर भारत में नहीं होती हैं। इस नातेदारी में याद रखिएगा, उत्तर भारत में चचेरा है, ममेरा है, फुफेरा है, जो भाई बहन हैं उनमें शादियां नहीं होती हैं, इनको भाई बहन समझा जाता है, और सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि अपने ही जाति में शादी की जाती है। एक खास से नातेदारियों में, खास तौर से अगर मैं बात करूं, ये भारत में नातेदारियों में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नातेदारियों में विवाह के नियम मैंने बताया कि भाई गोत्रीय विवाह होता है, आपको दूसरे गोत्र में विवाह करना पड़ेगा, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, ये नातेदारियों में होता है। आपके जो मम्मी का गोत्र है, जो पापा का गोत्र है, जो दादी का गोत्र है, उसमें भी शादियां शायद नहीं होती हैं। दूसरा क्या, आप अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं बल्कि आप अपनी जाति के अंदर ही करते हैं, ये भी होता है। दूसरा जैसे मैंने बताया कि नातेदारियों में खास तौर से यह भी है कि उत्तर भारत में यही है कि चचेरे ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनमें शादियां नहीं होती हैं। एक खास तौर से उत्तर भारत में नातेदारियों में चलता है। दक्षिण भारत में नातेदारी क्या होती है, दक्षिण भारत की नातेदारी भी पितृवंशीय परंपरा चलती है, यहां पर भी पितृसत्तात्मक परंपरा के जरिए ही नातेदारी होती है। दक्षिण भारत में भी जो नातेदारी होती है भैया जन्म के आधार पर, भैया आपने अगर किसी परिवार में जन्म लिया तो कोई आपका चाचा हो गया, कोई आपका दादा हो गया, कोई आपका बहन हो गया, कोई आपका भाई हो गया, कोई आपका माता हो गया, कोई आपका पिता हो गया। तो इस प्रकार से भी हमारे देश में नातेदारियां उत्तर भारत में भी होती हैं। उत्तर भारत में अगर मैं बात करूं, विवाह कह सकते हो, जिस प्रकार से मुसलमानों में चचेरे ममेरे फुफेरे भाइयों में शादियां हो जाती हैं, उसी प्रकार से उत्तर भारत में जो हिंदू हैं उनमें भी चचेरे ममेरे फुफेरे में शादियां होती हैं। एक खास से याद रखिएगा, यानी उत्तर भारत में जो चचेरे ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनमें शादियां होती हैं, यानी चचेरे ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनमें शादियां होती हैं। एक खास तौर से दक्षिण भारत की, उत्तर नहीं भाई दक्षिण भारत में अगर बात करूं, दक्षिण भारत में ऐसे नातेदारियों में शादियां होती रहती हैं। विवाह के नियम जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दक्षिण भारत में यही है कि वहां पर भाई जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मौसी की लड़की है, मामा की लड़की है, इस प्रकार से लड़कियों से शादी वहां पर खास तौर से हो जाती है। और नातेदारी दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो भाई जन्म के आधार पर और गोत्र के आधार पर ही नातेदारियां बनती। नातेदारी भैया मतलब रिश्तेदारी होती है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और नातेदारी को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या तो उत्तर भारत की नातेदारी पूछेगा या दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत की नातेदारी में सिर्फ यही फर्क है कि वहां चचेरे ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनसे शादियां हो जाती, बल्कि उत्तर भारत में ऐसी शादियां नहीं होती। नातेदारी की अगर बात करूं तो नातेदारी में भैया की जिस आप गोत्र के उस गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे गोत्र में शादी होगी। दूसरा नातेदारी में क्या होता कि भाई गांव में ही आप उस गांव में शादी नहीं करेंगे, गांव से बाहर शादी होती है। दूसरा आप अपनी जाति में ही शादी करेंगे। अभी नातेदारियों में हम लोगों को खूब देखने मिलता है, आप अपनी जाति में शादी करेंगे, आप किसी दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। उत्तर भारत में और नातेदारियों में भी होता है, नातेदारी भाई जन्म के आधार पर और विवाह के आधार पर नातेदारियां बनती हैं।
ठीक है। तो नातेदारी को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की मैं कह सकता हूं ज्यादातर संभावना रहेगी और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर में अच्छे से लिख के आएगा। जो मैं बता रहा हूं मैं 100% कह सकता हूं आपको इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 भाई देखिएगा क्या है, राष्ट्र, राज्य और समाज। इसमें हम लोग बात करेंगे भारत में राज्य रहित समाज और भारत में राज्य रहित समाज में राज्य समाज क्या है, ठीक है। इसी की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। दूसरा, राजनीतिक एकीकरण, वैधानिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण। औपनिवेशिक भारत मतलब समझते हो, औपनिवेशिक भारत का मतलब होता भाई जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय को भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक भारत बोला जाता है, ठीक है। एक क्लियर समझिएगा, यानी जब भारत गुलाम है और भारत पर अंग्रेजों का शासन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, औपनिवेशिक भारत कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करें भारत में राज्य रहित समाज क्या है। राज्य रहित समाज क्या होता है, देखो राज्य रहित समाज का वर्णन राजनीतिक संरचना में अनुपस्थिति में किया गया है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे नातेदारी और वंशावली व्यवस्था का बंधन राज्य रहित समाज को राजनीतिक केंद्र को निर्देशित करता है। कृषि क्रांति से राज्य समाज का उदय हुआ है, क्योंकि तभी राज्य तभी संभव हुआ जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। आप सब देखो, अगर मैं आपको बात करूं, आप सबको पता होगा कि जब मानव का जन्म हुआ या जब मानव पृथ्वी पर आया, धरती पर आया, तो मानव कहां रहता था भैया, जंगलों में रहता था। कहां पर हम लोग रहते थे, जंगल में रहते थे। तो जंगल में अगर आप देखेंगे तो कोई राज्य नहीं होता था, कोई सरकार या कोई नियम कानून अगर आप देखेंगे तो उस समय नहीं होते थे। लोग कहां होते थे भैया, खाना बदोशी जीवन जीते थे और जंगलों में आदमी क्या करता था, जीवन यापन करता था। तो वहां पर कोई राज्य नहीं होता था, कोई स्टेट नहीं होता था, कोई नियम कानून नहीं होते थे। यानी प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे, जब व्यक्ति खाना बदोश रह करके जीवन यापन करता था, या जब लोग यानी पाषाण काल में अगर आप लोग बात करेंगे, वहां पर जो हमारा समाज है वो राज्य रहित समाज है। यानी वहां पर कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति नहीं है या कोई ऐसी सर्वोच्च संस्था नहीं है जो लोगों को नियम कानून का बात करे, ठीक है। लेकिन राज्य कब आया, जब खेती होने लगी। राज्य का निर्माण कब हुआ, जब भाई खेती होने लगी और जब उत्पादन बढ़ा, तो जनसंख्या बढ़ी और उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ कि एक ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ी जो समाज को चला सके या समाज को कंट्रोल में ले सके। इसलिए कह सकते कि तब राज्य का निर्माण हुआ। यानी लोगों ने तब राज्य की शक्ति को महसूस किया ताकि भाई सत्ता का संचालन हो सके, यानी कोई किसी का अतिक्रमण ना करे, कोई किसी को डराए धमकाए ना। यानी समाज में आप लोग कह सकते हैं कि एक शासन व्यवस्था का निर्माण कब हुआ, जब खेती होने लगी, और तभी से कह सकते कि राज्य संभव हुआ जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। कृषि जब नहीं होती थी, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कोई भी राज्य नहीं होता था। लोग कह सकते भाई जंगलों में रहते थे और वहीं पर लोग क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। राज्य रहित समाज का मतलब होता है एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर राज्य ही नहीं, यानी स्टेट ही नहीं है। यानी वहां पर ना तो कोई सरकार है, वहां तो ना कोई कानून है, वहां कोई नियम कानून नहीं है। वहां पर सिर्फ एक कानून है भैया, जिसके पास शक्ति है वो दुर्बल को मार पीट करके उसका करता था। राज्य रहित समाज में कह सकते कि लोग जो होते थे, अगर आप लोग बात करेंगे कि इतिहास में अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य रहित समाज में क्या है भैया, वहां पर लोग कह सकते हो कि खाना बदोश जीवन जीते थे। यानी कह सकते शिकारी संग्रह करता था, शिकार करते थे और शिकार को मार करके खाते थे। जंगलों में जो कंदमूल फल होता था उसको खा करके लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो राज्य रहित समाज जो था कुछ इस प्रकार से होता था। यानी वहां पर ना तो कोई सरकार थी, ना तो कोई नियम कानून होते थे। और राज्य कब बना, राज्य कह सकते कि राज्य वहां पर बना जब खेती होने लगी और जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तब हम लोग तक कह सकते कि भाई राज्य का निर्माण हुआ।
वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो भाई चारवाही घुमंतु है, इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। तो कह सकते कि यहां तक अगर आप देखेंगे तब तक राज्य नहीं था। ठीक है, राज्य का निर्माण कब हुआ कि जब खेती होने लगी और अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। भारत में राज्य विहीन समाज से राज्य, भैया पहले भारत में क्या था, राज्य नहीं होता था। अगर आपको पता होगा कि भाई जब खानाबदोश जीवन जीते थे, जब हड़प्पा, अगर आप लोग हड़प्पा छोड़ दीजिए, जब भाई पाषाण काल चलता था और जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो वहां पर तो कोई राज्य तो होता नहीं था, न तो कोई स्टेट होता था, वहां पर तो राज्य की कल्पना तो की ही नहीं जाती थी। भाई लोग खानाबदोश जीवन जीते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करके उस शिकार को मार करके खाते पीते थे। भाई ये राज्य विहीन समाज था। फिर क्या हुआ कि राज्य समाज कैसे बना, फिर राज्य क्यों बन गया, क्योंकि भाई जब कृषि होने लगी और जब खेती होने लगी और खेती में जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तब कह सकते कि लोगों को महसूस हुआ कि उनको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सत्ता की जरूरत है जो लोगों को चला सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य विहीन समाज से राज्य समाज में परिवर्तन हो गया। तब जाकर के लोगों ने अपनी शक्तियों को एक ऐसी सत्ता का निर्माण किया जो सरकार थी, जो राज्य था, जो शासन और प्रशासन को चला सकता था। यानी जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, कृषि का उत्पादन होने लगा, तो भाई राज्य की जरूरत लोगों को महसूस हुई। यानी तब कह सकते कि गणतंत्र, लोकतंत्र, राज्य का निर्माण हम लोगों को वहां पर क्या देखने को मिलता है। यानी कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और खास तौर से अगर आप देखेंगे कि भारत में जब बौद्ध काल आया, तब कह सकते कि भाई भारत में जनपद और महाजनपद आते हैं। तब कौशाम्बी, वैशाली, राजगृह जैसे महाजनपद आते हैं। वहीं से हम लोग कह सकते कि भारत में राज्य का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। यानी वहीं से कह सकते कि राज्य, यानी कह सकते भैया स्टेट बनने लग गए। अब हम लोग बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय। औपनिवेशिक भारत आप लोग समझते हो, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का और अंग्रेज भारत का भैया क्या करते थे, शोषण करते थे, दमन करते थे, उसी को हम लोग बोलते भाई मेरे औपनिवेशिक भारत। यानी भारत जब कॉलोनिज्म था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, औपनिवेशिक भारत कहा जाता है, या औपनिवेशिक शासन उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी को औपनिवेशिक भारत बोलते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे राजनीतिक एकीकरण क्या है। ठीक है, देखो हमने औपनिवेशिक भारत में क्या देखा, जो भारत एक राष्ट्र के रूप में उत्पत्ति करेगा। देसाई कहते हैं कि ब्रिटिश खोज की एक महत्वपूर्ण परिणाम था कि केंद्रीकृत राष्ट्र स्थापित होना। इतिहास में भारत की वास्तविक आधारभूत राजनीतिक और प्रशासनिक पहली बार हुआ। ऐसा ब्रिटिश एकता पूर्व नहीं था, जो प्राय अनेक, देखो अगर आप देखो भैया, जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में राजा होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, वह आपस में लड़ते रहते थे। और कुछ महान सम्राट हुए थे, जैसे अशोक है, समुद्रगुप्त है, अकबर हैं। इन लोगों ने भारत पर शासन किया, लेकिन इन लोगों ने भारत को राजनीतिक रूप से एकीकरण नहीं किया या राष्ट्र के रूप में नहीं रहा, जबकि उन लोगों ने भारत को बृहत भाग में अपने शासन के अधीन कर लिया। राजनीतिक और प्रशासनिक एकमात्र नाम के लिए हो पाई। ठीक है, और जब भारत में अंग्रेज आते हैं और भारत के लोगों ने अंग्रेजों का शासन देखा, अंग्रेजों का प्रशासन देखा, और तब भारत के लोग जो हैं राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। उनको लगता कि भाई हम अपने देश के लिए, क्योंकि उससे पहले जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, ठीक है, मराठा के रूप में, बंगाली के रूप में, अवध के रूप में, अलग अलग रूप में बटे हुए थे। अंग्रेज जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चलती है, तब भारत के लोग कह सकते कि राजनीतिक रूप से एकजुट होते हैं। वैधानिक एकीकरण क्या है? भारत का राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण वैधानिक एकीकरण से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने पूरे देश में एक तरह के कानून लागू किए। उन्होंने कानूनों को अधिनियम और संहिताबद्ध किया। यह कानून सब राज्यों और सभी व्यक्तियों पर लागू थे। यह सुरक्षित पद्धति से चलता था, राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर था। साथ ही एक शिक्षा की व्यवस्था थी जो ब्रिटिश अंग्रेजों ने स्थापित की। आर्थिक और प्रशासनिक प्रणाली को भारत में अंग्रेजी लेकर के, अगर आप देखेंगे भैया, भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने पूरे भारत के लिए एक जैसे नियम, एक जैसे कानून बनाए, जो सभी राज्यों पर या सभी लोगों पर
एक जैसे लागू होते थे। अंग्रेजों के आने से भारत में एक शिक्षा व्यवस्था, एक जैसे प्रशासनिक इकाई, सभी एक जैसी चीजें बनने लगी। उससे पहले भारत में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि भारतीय जो राज्य थे वो अलग अलग बटे हुए थे भाई, मराठे के रूप में, बंगाल के रूप में, अवध के रूप में, ये अलग अलग बटे होते हैं। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं तब वैधानिक एकीकरण का मतलब कानूनी रूप से भारत एकजुट कब होने लगा, जब भारत में अंग्रेज आते हैं। और आगे चल करके इसी को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में भैया आंदोलन भी होता। आर्थिक एकीकरण क्या है? देसाई ने सारांश निकाला कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारतीय इतिहास में पहली बार व्यापक और मौलिक राजनीतिक, प्रशासनिक और वैधानिक एकीकरण आया। नई तरह की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे समाज की बनावट, ऐसे समाज आवश्यक था जो ब्रिटिश के अधीन भारत आया। भारत के पूंजीपति व आर्थिक परिवर्तन से भीड़ वाले गांव से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था टूटने लगी और भारत में पारिस्थितिक संबंध भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया। देखो भाई, जब भारत में अंग्रेज आते हैं ना तो भारत प्रशासनिक रूप से एकजुट होता है। पहले भारत में छोटे छोटे राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने राजनीतिक एकीकरण का संदेश दिया। जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने कह सकते कि पूरे देश के लिए एक जैसे नियम, एक जैसे कानून बनाए और सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम कानून बने। उससे पहले भाई भारत में कोई राष्ट्र नहीं होता था, भारत कोई राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में नहीं था, राष्ट्र के रूप में नहीं था, बल्कि वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सबके लिए अलग अलग नियम कानून होते थे और भारत में जो आर्थिक गतिविधियां होती थी वो भी अलग अलग राज्यों की होती थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं तब उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया, कानून के रूप में एकजुट किया और आर्थिक रूप में अंग्रेजों ने भारत का क्या एकीकरण किया। ठीक है, एकजुट करने में कह सकते भारत को, राजनीतिक एकीकरण में, भारत की कानूनी रूप से एकीकृत करने में भैया सबके लिए एक जैसे नियम कानून बनाए, सबके लिए प्रशासन एक जैसा बनाया, सबके लिए शिक्षा एक जैसी बनाई, सबके लिए अर्थव्यवस्था एक जैसी बनाई और राजनीतिक रूप से पूरे भारत को एकीकरण करने में अंग्रेजी शासन, यानी जिसे हम खास तौर से औपनिवेशिक शासन कहते हैं, उन लोगों ने भारत के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका। एकीकरण का मतलब एकजुट करना, पूरे देश को, पूरे देश में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई, पूरे देश में एक जैसे कानून, नियम कानून बनाए और पूरे देश में आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अंग्रेजों ने। उससे पहले भारत में राजनीतिक एकीकरण नहीं था, कानूनी एकीकरण नहीं था, आर्थिक एकीकरण नहीं था। पूरा देश कह सकते कि अलग अलग छोटे छोटे राज्यों महाराजों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में जो सीखने को मौका मिला जब अंग्रेजों ने भारत को एकीकरण के रूप में इसको जोड़ा। तो खास तौर से राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज से राज्य रहित समाज, और ये जो एकीकरण वाला जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में आर्थिक एकीकरण, वैधानिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भाई मेरे 100% देखने को मिलेगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक क्वेश्चन तो इस तीसरे चैप्टर से आना ही आना है, इसलिए इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लिख सके। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा भाई मेरे, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, देखिएगा भारत एक उपनिवेश के रूप में, जिसमें हम लोग बात करेंगे उपनिवेश के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों का उदय कैसे हुआ। उपनिवेश का मतलब आप लोग ये समझ लिए कि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। उपनिवेश का एक प्रकार से कह सकते जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था तो लोग पता क्या करते थे, भारत में आकर के क्या करते थे, चीजों को बेचते थे, जैसे सामान को लेकर के बेचना, और बड़ी मात्रा में यहाँ से कह सकते भाई जो धन या जो पैसा है उसको लेकर के अपने देश में जाते थे। ठीक है, इसी को उपनिवेशवाद बोलते हैं इसको और इसी को औपनिवेशिक काल भी कहा जाता है। तो भाई उपनिवेशवाद के दौरान कौन कौन से दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो भाई उपनिवेशवाद के दौरान कौन कौन से दृष्टिकोणों का उदय हुआ। देखो भारत में भारतवादी दृष्टिकोण क्या है। देखो विभिन्न जातीय समूह और संस्कृति के लोगों पर शासन करने की आवश्यकता ने यूरोपीय शासकों में सामंतों के जीवन और संस्कृतियों के अध्ययन के लिए तात्कालिक रुचि पैदा कर दी। आप सबको पता भैया कि जो यूरोप के लोग हैं या जो अंग्रेज हैं
उन्होंने बहुत सारी जातियों और बहुत सारे समूहों पर क्या किया, उन्होंने अपना शासन किया। जिस प्रकार ने अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने या यूरोप के लोगों ने कई सारे लोगों पर अपना शासन किया। इससे क्या हुआ कि जिन लोगों पर उन लोगों ने शासन किया, उनके संस्कृति पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा अध्ययन भी किया। ठीक है, जैसे कोहेन का तर्क है कि ब्रिटिश पराचयवादियों का भारतीय भाषाओं का अध्ययन का नियंत्रण और आदेश की औपनिवेशिक परियोजना का महत्वपूर्ण था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के इस लक्ष्य की स्थापना की गई कि युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। देखो भाई, भारत में जब अंग्रेज आए तब कह सकते हैं उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के केंद्र खोले, यानी उन्होंने कॉलेज बनाया। क्यों बनाया? ताकि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को क्या कर सकें, सीख सकें। तभी तो भाई भारतीय लोगों का माइंडसेट या उनके विचार को जान पाएंगे, इसलिए उन्होंने काम किया। प्लासी के दौरान यानी 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी जीता, तो ब्रिटिश प्रशासकों ने फारसी, संस्कृत और स्थानीय ज्ञान को बढ़ता रुझान पाते और भारत के समाज और संस्कृति के व्यापक विश्लेषण किया। भारत के इतिहास, दर्शन और धर्म की गहराई से ज्ञान उन अनुवादों के माध्यम से है जो शुरुआती विद्वानों ने किया। अलेक्जेंडर, जिन्होंने सबसे पहले भारत का इतिहास का फारसी में अनुवाद किया, हिंदू धर्म को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने भी संस्कृत में लिखे गए हिंदू ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया। दिलचस्प है कि भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान के मुख्य स्रोतों के पाठ में महत्व देने की प्रक्रिया में वास्तविक कम ध्यान दिया गया। इस प्रकार भारतीय समाज में एक लिखित ब्राह्मणवादी संस्करण का निर्माण हुआ, जिससे जनता के वास्तविक स्तर पर छूने की अपेक्षा बहुत कम थी। देखो भाई, जब भारत पर अंग्रेज आते हैं तब उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने का प्रयास किया, और कह सकते हैं इन भारतीय धर्म ग्रंथों का उन लोगों ने अनुवाद भी किया। और भारतीय संस्कृत को, भारत में संस्कृत को और हिंदू धर्म को समझने का प्रयास भी किसने किया? अंग्रेजों ने किया। 18वीं शताब्दी में उस समय इंग्लो-लॉजिकल दृष्टिकोण की अधिक व्यवस्थित वर्णन है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन से लिया गया। इन विद्वानों ने भारतीय समाज की समझ और उसकी रचना शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों और साहित्य के आधार पर आधारित थी। स्कूल ऑफ इंडोलॉजी ने एक पारंपरिक संस्कृत और उच्च सभ्यता की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इसकी गलती यह मानने से है कि भारत एक समरूप आबादी है, जिसे सभ्यता के निचले या लोकप्रिय स्तर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भारत की इस एकता की बारे में इंडोलॉजिकल ने बात की, यानी कह सकते हैं कि भारतवादी दृष्टिकोण क्या है, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जाना और भारतीय जो सभ्यता संस्कृति थी उसका गुणगान किया। ऐसे अंग्रेजों ने, जिन्होंने कह सकते कि भारतीय जो सभ्यता है या जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, उस भारतीय सभ्यता संस्कृति का इन लोगों ने भैया उसको कहा कि भारत में एक सभ्यता, एक संस्कृति है, उसको ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भाई माना। यही भारतवादी दृष्टिकोण है। बल्कि अगला जो दृष्टिकोण है जिनको हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण। औपनिवेशिक दृष्टिकोण ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने कहा कि भारत के लोग भैया असभ्य हैं, भारत के लोगों को कुछ नहीं आता है, भारत कह सकते हैं भैया भारत में गंवार हैं, सपेरों का देश और मदारियों का देश है। बल्कि अंग्रेजों ने आकर के भारतीयों को सभ्य बनाया है, अंग्रेजों ने आकर के भारतीयों को भाषा सिखाई है, अंग्रेजों ने आकर के भारतीयों को रहने का, उठने का, बैठने का सभी चीजें बताई हैं। यही अंग्रेजों का औपनिवेशिक दृष्टिकोण है। भारत का औपनिवेशिक दृष्टिकोण यह बताता है कि अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत में न तो इतिहास लिखने की कोई परंपरा है, न तो इनकी कोई सभ्यता है, न तो इनकी कोई संस्कृति है, न तो इनका कोई रहन सहन है। भारत के लोग असभ्य हैं, बल्कि अंग्रेजों ने आकर पे इन पर एहसान किया है, इनको सभ्यता सिखाई है, इनको रहने का ढंग सिखाया है, इनको भाषा सिखाई है, इनको बोली सिखाई है, सभी चीजें अंग्रेजों ने दिया है। नहीं तो भारत एक बिछड़ा हुआ देश था, अंग्रेजों ने ही आकर के भारत को अच्छा बनाया है। भारत की सभ्यता संस्कृति कुछ नहीं है, भारत के लोग जो हैं हिंदू और मुसलमान के रूप में
लड़ते रहते हैं। यही कह सकते औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, यानी ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारत की खूब आलोचना की और बताया कि अगर अंग्रेजों ने आकर के भारत को सिखाई है, सभ्यता संस्कृति सब सिखाया, बल्कि भारतवादी दृष्टिकोण ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता है, अच्छी है, भारत की संस्कृति है, भारत में संस्कृत भाषा का, यानी जिन लोगों ने भारत को अच्छा बताया, या ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारत का गुणगान किया, भारत को अच्छा बताया, भारतीय भाषाओं का गुणगान किया। लेकिन ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारत को भला बुरा कहा और सपेरों मदारियों का और बोला भारत के लोग असभ्य हैं, उस दृष्टिकोण को हम लोग क्या कह सकते हैं? औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहते हैं। और भारतवादी दृष्टिकोण वह है औपनिवेशिक दृष्टिकोण में जिन्होंने भारत को अच्छा बताया। औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले ने भैया सब खराब खराब बताया, कहा भारत में कुछ नहीं, भारत के लोग कुछ नहीं जानते हैं। और अंग्रेजों ने है आकर के भारतीय लोगों को सभ्यता संस्कृति सारी चीजें अंग्रेजों ने आकर के सिखाई है। कॉलेज स्कूल कॉलेज हमने आकर के खोला है। तो ये क्या है? औपनिवेशिक दृष्टिकोण है। ठीक है। अगला एक दृष्टिकोण इसी में और पूछा गया है, भारत का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है भारतीय लोगों का है। इन्होंने कहा कि भाई भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत बढ़िया है। भारत का राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है, उन्होंने कहा भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत महान है। और ये लोग भारतीय लोग थे जिन्होंने भारत को कहा कि भाई भारत में जब मौर्य काल था, जो गुप्त काल था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी थी। और इन लोगों ने कह सकते गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा, यानी ऐसे भारत के लोग जिन्होंने भारत का गुणगान किया और प्राचीन भारत कितना अच्छा था। और अंग्रेजों ने आकर के भारत को लूटा है, नहीं तो भारत बहुत तरक्की करता, बहुत आगे जाता। और अंग्रेजों ने आकर के भारत का शोषण दमन किया है, बल्कि आर्थिक आधार पर अंग्रेजों ने भारत का यहां से बहुत सारा पैसा ले जाते थे, माल ले जाते थे। यही है भारत का भैया राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, यानी ऐसे नेशनल राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हमें बताता है। और उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, नहीं तो भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, विश्व की महाशक्ति बनता। भारत में तो क्रांति होने वाली थी, भारत तो कह सकते कि औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ा था। उसी समय अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, नहीं तो भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बहुत विकसित राष्ट्र होता। अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है, भारत का दमन किया है। यही भारत का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। इन राष्ट्रवादियों ने भारत का जो भाई अगर आप देखोगे, इन्होंने मौर्य काल गुप्त काल का खूब गुणगान किया और कहा उस समय जब गुप्त काल था, जब मौर्य काल था, तो हमारा स्वर्ण काल था, हमारा व्यापार अच्छा था, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, हमारा सब कुछ अच्छा था। और जब भारत में मुगल थे, उस समय भी भारत बहुत आगे और बहुत तरक्की कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के भारत का शोषण किया, दमन किया। यही भारत का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। ये तीनों दृष्टिकोण में से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको जो मैं बता रहा हूं यही भाई मेरे पेपर में लिख करके भी आना है। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 100% आएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इसमें समझ लो कि ये क्वेश्चन कन्फर्म ही है, आएगा ही आएगा। ठीक है। पहला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा? सभ्यता और संस्कृति। भाई संस्कृति तो आप सबको पता होगा क्या होती ना भाई, जैसे आपका खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है, नाच गाना है, इसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं भाई? संस्कृति बोलते हैं। सभ्यता का मतलब होता कि जो आपकी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है, कि भाई भारतीय सभ्यता का हम लोग अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय सभ्यता की अध्ययन का मतलब स्टडी कैसे की जा सकती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा भारत के भूगोल की समझ बताओ। भाई भारत का भूगोल हम कैसे समझ सकते हैं, भारत की ज्योग्राफी कंडीशन हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता को पढ़ने के कौन कौन से दृष्टिकोण है? देखो, सभ्यता शब्द लैटिन शब्द सिविल से निकला है, जिसका मतलब होता है नागरिक या शहरवासी। सभ्यता मतलब नागरिक होता है या जो शहरवासी होता है। ठीक है। इस तरह सभ्यता के वर्णन में जटिलता है। शब्द का मतलब कुछ कृषि कार्य, व्यापार, निवास स्थान, अनेक संस्कृति, कला, धर्म से होता है। सभ्यता मानव के समूहों के लक्षण को कहते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, भैया सिंधु घाटी के जो लोग रहते हैं उनका, उसको कह सकते हैं।
जिसके जिसके समाज में हम लोगों को शिल्पीकृत और स्मारकों से पता चला वही सभ्यता है। यानी कि सभ्यता किसको बोलते भाई? लोगों की जो शिल्पकारियां हैं। शिल्पकारी मतलब समझते हो, जैसे कोई घर बनाते हैं, शिल्पकारी मतलब समझते हो लकड़ी का काम करते हैं, कुछ मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं शिल्पकारी के जरिए। और स्मारक, स्मारक मतलब भवन, मंदिर वंदिर जो बनते हैं, इनके जरिए अगर किसी चीज का पता चलता है वही सभ्यता मानी जाती है। सभ्यता हम किसको कहते हैं भैया? शिल्पकृत, शिल्पकारी का जो काम है। यानी जैसे कह सकते हैं भाई सिलाई कढ़ाई का काम है, लकड़ी का काम है, बर्तन का काम है, लोहे का काम है। इस प्रकार की जो कलाकृतियां होती हैं इसके आधार पर। और जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, जो भवन, बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, मस्जिदें बनाई जाती हैं, इनके आधार पर हम किसी सभ्यता को पहचानते हैं। भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से देखी गई है। भाई भारत की जो सभ्यता कहां से चलती है? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और भारत की सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को हम 4 तरीके से समझ सकते हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं? सूची बना करके, दूसरा सांस्कृतिक मूल तत्वों के जरिए, सांस्कृतिक संचार के जरिए, और भारत को एक प्रकार के रूप में देख करके भारतीय सभ्यता को हम क्या कर सकते हैं भैया? समझ सकते हैं। 4 तरीके। पहला, लक्षणों की सूची बनाना। देखो भाई किसी सभ्यता में कौन कौन से लक्षण हैं, यानी उसकी जनसंख्या, उसका भौगोलिक आकार, उसकी परिस्थिति क्या है भैया? उसका पारिस्थितिक का मतलब होता है कि वहां पर मानसून कैसा, जलवायु कैसी है, उसकी क्षेत्रीयता, ठीक है, या उसका धर्म क्या है, धार्मिक आधार पे वर्ग कैसा है। इस प्रकार से कह सकते हैं लक्षणों की सूची बना करके भैया किसी सभ्यता की जनसंख्या का आकार कैसा है, वहां की भौगोलिक आकृति कैसे है, वहां पर कितना बारिश होती, कितना क्या होता है, वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, पर्यावरण के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी सभ्यता की लक्षणों की सूची बना करके हम सभ्यता को समझ सकते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक सार के जरिए, ठीक है, यह उपागम आवश्यक रीति और प्रक्रियाओं पर खोज। यानी भैया किसी सभ्यता की जो रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी सभ्यता को समझ सकते हैं। जैसे एकता में अनेकता, सहिष्णुता, भाईचारा, धार्मिक, ईश्वर के प्रति आदर व सम्मान के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी सभ्यता को समझा जा सकता है। भाई किसी सभ्यता की संस्कृति क्या है, यानी उनका खान पान कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, वो किस धर्म को मानते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, उनमें एकता कितनी है अलग अलग धर्मों के रूप में, भाषा के आधार पर, इसके आधार पर भी, यानी किसी संस्कृति के आधार पर हम किसी सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं, या किसी सभ्यता को भैया हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी स्टडी की जा सकती है। अगला, सांस्कृतिक संचार के जरिए। सांस्कृतिक संचार का मतलब, सांस्कृतिक संचार का दृष्टिकोण उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिसके माध्यम से सभ्यता एक समाज से दूसरे समाज में जाती है। भारतीय सभ्यता की संरचना एकीकरण की ओर आकर्षित है। देखो भाई, एक सभ्यता जब दूसरी सभ्यता में जाती है और एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता जब प्रभावित होती है, तो इस प्रकार से हम किसी सभ्यता को समझ सकते हैं। भाई कहीं का खान पान है, पहनावा है, पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, ओढ़ना बैठना है, नाच गाना है, जब किसी दूसरी संस्कृति में जाता है तब हम किसी सभ्यता को समझ सकते हैं, किसी सभ्यता को जान सकते हैं ना। इस आधार पर किसी सभ्यता का हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। चौथा तरीका है भारतीय संस्कृति को एक किस्म के रूप में वर्णन करके। भाई भारतीय सभ्यता किस प्रकार की है, यहाँ की संस्कृति कैसा है, यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ की ऐतिहासिकता कितना है। किसी भी सभ्यता को अगर जानना है, उसकी संस्कृति के जरिए, उसके समाज के जरिए, उसके ऐतिहासिक सिद्धांत के जरिए, यानी उसकी सभ्यता, संस्कृति और उसका समाज क्या है, वहां के गांव कैसे हैं, वहां के शहर कैसे हैं, वहां की जाति कैसे, वहां की जनजाति कैसे है, इसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी सभ्यता को समझ सकते हैं या किसी सभ्यता को जाना जा सकता है। यानी किसी सभ्यता के लक्षणों के जरिए समझ सकते हैं भैया उसके लक्षण क्या हैं, ठीक है। किसी सभ्यता को उसकी संस्कृति के जरिए, किसी सभ्यता की वो संस्कृति दूसरी संस्कृति को कितना प्रभावित करती है, इसके जरिए हम किसी सभ्यता को जान सकते हैं। किसी सभ्यता को एक किस्म के जरिए,
यानी उसकी संस्कृति, समाज और ऐतिहासिक, उसके गांव, उसके शहर कैसे हैं, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं या किसी सभ्यता को समझा जा सकता है। सभ्यता को हम कैसे पहचानते हैं भैया, उसकी कलाकृतियों के जरिए और उसके निर्माण के जरिए, जैसे भवन वन बनते, घर वर बनते, इसके जरिए सभ्यता को पहचाना जाता है। और कलाकृतियों के जरिए, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, लोहे की चीजें हैं, कांच की चीजें हैं, ठीक है, मिट्टी या लकड़ी की चीजें हैं, इन चीजों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी सभ्यता को समझ सकते हैं। इसी के आधार पर सभ्यता का भैया पता लगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के भूगोल को हम कैसे समझ सकते हैं भैया। भारत के भूगोल को, अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 प्रकार के भारत को हम बांट सकते हैं। एक है 12 क्षेत्र। 12 क्षेत्र का मतलब ऐसे इलाके जहां पर भैया 12 महीने खेती होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है पानी बरसता रहता है, वो क्षेत्र 12 महीने बिजी रहते हैं भौगोलिक आधार पर। दूसरा है मार्ग क्षेत्र। मार्ग क्षेत्र का मतलब जो आने जाने के रास्ते होते हैं ना, भारत में ऐसे बहुत सारे गली ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जो आने जाने का मार्ग है। एकांत सापेक्ष क्षेत्र का मतलब था ऐसे इलाके जो थोड़ा एकांत में हैं, जहां पर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, उसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं, एकांत सापेक्ष क्षेत्र बोला जाता है। तो भारतीय भूगोल को हम किसके आधार पर समझ सकते हैं, 3 आकार पे समझ सकते हैं। पहला 12 क्षेत्र क्या होता है, देखो 12 क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, जो नदियों का क्षेत्र है, जो समतल है, जो डेल्टा है, जहां पर खूब सारे लोग रहते हैं, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर कृषि ज्यादा है, जहां पर व्यापार होता है, ऐसे क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से हम 12 क्षेत्र कहते हैं। जहां पर खेती हो रही है, जहां पर नदियां हैं, जहां पर समतल मिट्टी है, जहां पर कृषि हो रही है, जहां पर व्यापार हो रहा है, जहां पर उत्पादन हो रहा है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को 12 क्षेत्र बोला जाता है। यानी जहां भैया 12 महीने चीजें चल रही है, 12 महीने अर्थव्यवस्था जो है वो चलती रहती है, उसको 12 क्षेत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला मार्ग क्षेत्र क्या होता है, मालवा का क्षेत्र एक अनूठा उदाहरण है। यह दक्षिणी तट को और दक्कन को जोड़ता। मार्ग क्षेत्र का मतलब होता है एक इलाका जब दूसरे इलाके को जोड़ने का जो काम करता है, उसी को मार्ग क्षेत्र बोलते हैं। यानी कोई रास्ता, उसी को क्या बोला जाता है भैया, मार्ग क्षेत्र बोला था। मार्ग क्षेत्र जो होता है यह अर्ध शुष्क होता है, यानी यहां पर कभी फसल होगी कभी नहीं होगी, इस प्रकार से जो क्षेत्र होते हैं उन्हें मार्ग क्षेत्र बोला जाता है। जहां से कह सकते हैं लोग आने जाने की गतिविधियां करते हैं और आते जाते रहते हैं, उसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ग क्षेत्र कहा जाता है। यानी जहां पर आना जाना होता है। यानी यह मार्ग क्षेत्र एकीकृत और अस्थायी राजनीतिक चलन नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ऐसे चित्रित, ना कि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से। यह क्षेत्र प्रवासियों के रहने का स्थान है। प्रवासी मतलब जो लोग आएंगे जाएंगे, निवास स्थान कन्फर्म है उसको, यानी उसको मार्ग क्षेत्र, यानी जो आने जाने का रास्ता होता है, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है, उसको मार्ग क्षेत्र बोला जाता है। सापेक्ष एकांत क्षेत्र का, सापेक्ष एकांत क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसे कोई पहाड़ी इलाका हो, कोई पठार का इलाका हो, जहां पर जो एकांत इलाका, जहां पर लोग कम से कम जाते हैं, जहां पर कम से कम जनसंख्या रहती है, जहां पर कृषि भी बहुत कम से कम होती है, जहां पर उत्पादन कम से कम होता है, जहां पर लोग भैया कम से कम जाते हैं, जैसे रेगिस्तान का इलाका है या कह सकते हैं पर्वतीय या पहाड़ी इलाका है, इसी इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक आधार पर एकांत क्षेत्र बोलते हैं। एकांत मतलब एकांत क्षेत्र भैया वहां पर लोग कम जाते हैं, या वहां पर आप लोग कह सकते हैं आने जाने की जो गतिविधियां हैं वो कम से कम होती। जैसे अगर आप जैसे उत्तराखंड के इलाका है, जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, गिलगिट का इलाका है, नेपाल भूटान के जो ब्रह्मपुत्र नदी के असम का इलाका है, या पहाड़ी जो इलाके हैं अगर आप देखेंगे, राजस्थान का जो राजपूताना जहां पर कह सकते बहुत रेगिस्तान है, ये ऐसे इलाके भारत में एकांत क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पर लोगों की आवाजाही, आना जाना, या यहाँ पर खेती उत्पादन जो है वह कम से कम होता है, यहाँ पर लोग भी कम से कम जाते हैं। भौगोलिक आधार पर भारत में 3 क्षेत्र हैं। एक तो भैया 12 क्षेत्र हैं, 12 महीने यहाँ पर खेती, उत्पादन, उपजाऊ भूमि है, समतल या डेल्टा बनता रहता है, और यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, राजनीतिक क्रियाकलाप खूब होते रहते हैं, उत्पादन खूब होता है, 12 महीने आकर लोग आते जाते रहते हैं और हमेशा हैप्पी और खुशहाल रहता है। ऐसे इलाके 12 क्षेत्र हैं। और भारत के भौगोलिक भूगोल के आधार पर मैं बता रहा हूं। अगला भैया होता है कि मार्ग क्षेत्र। मार्ग क्षेत्र का मतलब एक
एक रास्ता जब यानी एक इलाके से जब दूसरा इलाका जुड़ता है, जो रास्ता होता है उसे मार्ग क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यह अर्ध शुष्क क्षेत्र, यहां पर उत्पादन कम होता, कभी होगा कभी नहीं होगा। यह राजनीतिक और आर्थिक रूप से यहाँ लोग आते जाते रहते हैं और एक प्रकार से प्रवासी क्षेत्र है, यानी यहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं। मौसमी क्षेत्र होता है मार्ग क्षेत्र में, यानी जो मौसम के आधार पर लोग आते जाते रहते हैं, आने जाने का जो रास्ता होता है उसको मार्ग क्षेत्र बोला जाता है। भूगोल में भारत की एकांत सापेक्ष क्षेत्र का मतलब ऐसे इलाके जहां पर कम से कम लोग जाते हैं, जिनका जाना बहुत कम, जैसे भैया जम्मू कश्मीर है, या कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ठीक है, नेपाल भूटान के जो आसपास के जो इलाके हैं, या जो कह सकते हैं राजस्थान के जो रेगिस्तान के इलाके हैं, ये ऐसे एकांत सापेक्ष क्षेत्र हैं जहां पर भैया कम से कम लोग जाते हैं, आवाजाही यहां पर कम से कम होती। भौगोलिक आधार पर भारत में 3 क्षेत्र हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ के 100% जाइए, मैं जरूर कह सकता हूं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना मैं समझा रहा हूं आप लोगों को इतना एग्जाम में लिख करके ही आना है। तो कम से कम अगर आप लोग इतना लिख करके आएंगे तो मैं जरूर कहूं भाई पेपर 100% आपका पास ही होगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं।